गुड इवनिंग। नेम इज़ शिवेंद्र और बाय प्रोफेशन बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। पर मैं अगर थोड़ी सी जर्नी अपनी पुराने से लेके जाऊँ तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ एंड एलपीएस का स्टडी है एकेडमिक, देन उसके बाद इंजीनियरिंग रही है सिविल से। आफ्टर देन मैंने कई सारे कॉर्पोरेट्स में भी वर्क किया है, एक वाइट कॉलर जॉब में। उसके बाद 2020 के कोविड के बाद से ट्रांसफॉर्म लाइफ में आया कि मैंने बिज़नेस तरफ मूव ऑन किया। और बिजनेसेस का मेन रीज़न क्या था कि बिज़नेस की तरफ मूव ऑन करना है, फैमिली रीज़न कि मुझे लखनऊ रुकना था और लखनऊ में अब कोई ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जॉब में। तो इस वजह से और बिज़नेस में भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सभी की लाइफ में, आप लोग ऑलरेडी कई लोग मेरे लाइफ से भी गुजरे होंगे, मेरे जैसी लाइफ से गुजरे होंगे, बिकॉज आप लोगों ने कहीं क्या होगा कि जॉब करते हुए 10-12 साल जॉब करने के बाद बिज़नेस में आना इज़ टफेस्ट डिसीजन। बिकॉज आप कहीं ना कहीं लाइफ में कंपेयर करते रहते हो कि जॉब बेटर थी या बिजनेस जो करंट सिनेरियो वो बेटर है। एंड सेकेंड वन चीज़ बिजनेस, क्योंकि अगर बहुत सारी फैमिलीज़ में कोई बिजनेस नहीं है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स शेयर करने होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देखते हो बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस इज़ कम्प्लीटली नॉट फॉर ओनली स्किल सेट, इज़ डिपेंड ऑन माइंड सेट ऑल्सो कि आपका विज़न क्या है। बिजनेस में हमेशा एक विज़न के साथ चलता है कि आप क्या देख रहे हो, किसके पीछे भागना है, क्योंकि स्किल सेट तो कभी भी आ जाएगी, पर अगर माइंडसेट नहीं रहा तो वो स्किल सेट भी बेकार हो जाएगी। क्योंकि जॉब में भी एक स्किल सेट होते हैं जिसकी वजह से वो बूम करता है, पर वो जॉब में भी एक माइंडसेट रखता है कि मुझे किसकी चेयर पर बैठना है, वो चेयर कौन सी होगी। तो सेम चीज़ बिजनेस में भी होता है कि आप अपने आप को बिजनेस में कहाँ लेके जाना चाहते हो और किस स्किल के ऊपर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो ताकि आप उस जगह पे पहुँच सको। सो मैं एज ए बिज़नेस कंसल्टेंट इसी वजह से आया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बिज़नेस सीखना था और मेरी फैमिली में कोई नहीं था, तो मैंने विवेक बिंदा जी के साथ ज्वाइन किया बड़ा बिज़नेस। और वहाँ पे बिज़नेस कंसल्टेंट बनते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, सेल्स हो चाहे मार्केटिंग हो, जो बिज़नेस के हर एक प्रारूप, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें की। और मैं कंसल्टिंग करता भी हूँ पर्सनली। आज की डेट में मेरे पास, अगर मैं एज एन क्लाइंट की बात करूँ तो 4 to 5 मेरे पास लखनऊ में क्लाइंट्स हैं जिनको मैं बिज़नेस स्टार्टअप के बारे में गाइड करता हूँ, कैसे अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है, क्या क्या सीक्वेंसेस होते हैं, कैसे प्रोसेस क्रिएट करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को बिल्ड करते हैं, कैसे उसके साथ ट्रेनिंग भी इन बिल्ड करते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो करीब करीब मैंने जो गाइडेंस में देखा तो 100+ लोगों को तो गाइड ही किया है। और बड़ा बिज़नेस थ्रू करीब 150-200 लोगों को मैंने हेल्प करी है उनके बिज़नेस की उसमें। तो यहाँ पे मेरा टॉपिक क्या है, यहाँ पे मेरा टॉपिक है फाइनेंस। फाइनेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? फाइनेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं, डिसीज़न हमारा मोस्टली होता है अर्निंग के ऊपर, कितना अर्न कर लेंगे। पर मैं बताना चाहूँगा माय फ्रेंड्स कि अर्निंग इट्स नॉट, मतलब अर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बिग मनी। क्योंकि अगर आपको बड़े बिग के लिए जाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट स्किल्स सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अर्न करोगे पर अगर उसे सही तरीके से इन्वेस्ट या सही तरीके से नहीं उसको इन्वेस्ट कर पाए या उसको डबल ट्रिपल नहीं कर पाए तो वो अर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके शरीर की भी एक वैल्यू होती है और एक टाइम होता है, आपका भी एक टाइम होता है कि जहाँ तक आपका मतलब शरीर भी सपोर्ट करता है और आपका मन भी सपोर्ट करता है कि यार हाँ अब इतना काम हो जाएगा, अब इतना कर लेंगे। अभी आप ही लोगों में से अगर देखा जाए तो आप ही लोग बता सकते हो कि आपकी जो एनर्जी है आज बिज़नेस के प्रति, आज से 10 साल पहले जब स्टार्ट किया था तब क्या थी? क्या लगता है सर साहब भाई? अलग, पहले अलग लेवल था ना, अभी थोड़ा सा डाउन। अभी आप सैचुरेटेड फील करते होंगे कहीं ना कहीं कि ठीक है जो मिल रहा है अच्छा है थोड़ा सा। एज वाइज भी होता है, हाँ लेवल वाइज भी होता है। हाँ कभी हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, कभी हाँ, लो फील बिजनेस को होता डेवलप भी कर लेते हैं एक लेवल पे, तो वहाँ से लगता है कि ठीक है यार अब सही हो गया है, सब कुछ सही चल रहा है, अब इसको ठीक है धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। तो कहीं ना कहीं पैशन होता है लेकिन वो थोड़ा सा डाउन होता है क्योंकि वो लेवल में बदल जाता है। सेम शायद भैया का तो खुद का है, तो इनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जो घर से मिली हुई है उसको भी मैनेज करना और अपना भी बनाना है। तो आप दो राहों पे रहते हैं, क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग अपने लिए काम करते हो तो हमेशा ब्रांड वैल्यू काम करती है। सैफ भाई अगर अभी भी जैसे हम बात करें आपकी भी, तो आपकी भी तरह से एक ब्रांड वैल्यू ही है कि आप बीएनआई में जाते हो या सीएनजी में जाते हो या कहीं भी जा रहे हो, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करें। जैसे एक हमारे यंगेस्ट पर्सन है ना, सबसे कूलेस्ट एंड यंगेस्ट पर्सन आ चुके हैं तो तो इनकी भी एक ब्रांड वैल्यू है, एक्चुअल में ब्रांड वैल्यू है कि जैसे ही यहाँ पे कहते हैं ना इसमें इन्फिनिटी में एंट्री करते हैं तो सबका अपने आप चेंज हो जाता है। कोई कितना अच्छी भी बात कर रहा हो बस हर सी तरफ चला गया मूवमेंट सबका,
शायद शुरू में हमने भी 2-3 बार बोला है ऐसा। ये नहीं भी रहते तो इनकी बात होती है। हाँ। क्योंकि तो मैंने हमेशा एग्जांपल हाँ, तो ये हाँ, If he's not there, then it's also discussed. That is the main यही एक ब्रांड वैल्यू होती है कि लोग आप तक क्यों याद करें। बिजनेस हमेशा आपके ब्रांड वैल्यू पर डिपेंड करता है, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि अब एग्जांपल के तौर पे मैं अपने से भी ले सकता हूँ कि शायद मैं नया हूँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मैं हर जगह अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है, किसी के साथ कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं करी। अदरवाइज जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है या आपका स्किल मतलब लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा होता है, ऑटोमेटिक लोग अपना टाइम निकाल के आते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न, जैसे कि आपने बोला कि हाँ मेरे लिए ये आए या भैया भी आए, तो कोई हर एक किसी कनेक्शन के पर भी डिपेंड करता है। तो ये एक सीखने वाली बात है एक्चुअल में, आगे कनेक्शन, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कनेक्शन, कि वो कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आप उसको कर रहे हो, और यही चीज़ें आपको जानने वाली होती हैं, है ना। तो अब मैं टॉपिक पर स्टार्ट करता हूँ। तो पर्सनल फाइनेंस, तो मैं पर्सनल फाइनेंस पे आऊँगा। तो पर्सनल फाइनेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके अपने पर्सनल ज़िंदगियों से इम्पॉर्टेंट होती है कि कैसे आप अपने रोज़ चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, या अपने फैमिली को लोग कैसे उसको चला रहे हो, कैसे अपने फैमिली को कहते हैं ना पैसों के प्रति मैनेज कर रहे हो फाइनेंस। तो इसके लिए एक गोल्डन वो है कि पाई पाई बचाना है, पैसे कमाना है। क्योंकि अगर आप पुराने अगर बिजनेस ओनर को देखोगे तो वो बहुत चिंतित चोर होते हैं। चिंतित चोर इन सेंस कि वो हर एक पॉइंट को देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये खर्चा करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो ये पाई पाई का मतलब ये नहीं कि आप बेफिजूल उड़ा रहे हो, बेफिजूल मतलब वो है कि इम्पोर्टेंस का। हाँ हाँ, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि फादर के समय में अगर हम देखेंगे तो 10 लोग घर में होते थे और 1 लोग कमाने वाला होता था। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 लोग घर में होते थे खाने वाले और 1 लोग कमाने वाले होता था, तो पूरी जिम्मेदारी कमाने वाले पर लग जाती थी। तो वो चीज़ों को मैनेज करता था कि यार अब इसकी ये चीज़ आने वाली, नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, जो कि हम आजकल फाइनेंस प्लानिंग नहीं करते हैं। बट एक्चुअल में फाइनेंस प्लानिंग होती क्या है कि आप अभी घर में बड़े हो, अब आपके घर में पीछे 3 भाई हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल, अब आप ही करता धरता सब हो, तो उनकी कैसे शादी भी करनी है, फिर उनके करियर को सेटल, अगर करियर सेटल नहीं है तो करियर को सेटल के बारे में भी सोचना है, फिर अपनी भी फैमिली आनी है तो उनके बारे में प्लान करना है। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा चीज़ होता है क्या, कैसे मैनेज करें। हमारे कुछ सब हेड्स हैं जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल भी दूंगा, हाउस रेंटिंग और कहते हैं कि बाइंग, हाउस बाइंग, ये मेरा पर्सनल इसमें भी एग्जांपल होगा। वेदर टू बाय अ कार, और अगर नीड है तो और नहीं है तो क्या कर सकते हैं ये। और हायर एजुकेशन प्लानर फॉर चिल्ड्रन, हाउ टू बिकम डेप्ट ट्रैप, कैसे आप डेप्ट ट्रैक में फंस जाते हो कि मतलब कर्जा बढ़ता चला जाता है आपके ऊपर। टैक्सेस इंपॉर्टेंस ऑन योर इंडिविजुअल्स, कैसे टैक्सेस इंपॉर्टेंस होती हैं, या इंश्योरेंसेस क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, और पर्सनल फाइनेंस चेकलिस्ट क्या होती हैं। तो इसमें से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले तो चीज़ें 2 हैं, एसेट और लाइबिलिटीज़। फाइनेंस हमेशा 2 पार्ट होता है। फाइनेंस इज़ नॉट अ अकाउंटेंट, पहले बता दूँ, अकाउंट और फाइनेंस अलग होता है। अकाउंट का मतलब क्या आया क्या गया, अकाउंटेबिलिटी रखना किसी चीज़ के लिए, अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंस में आपका विज़न आता है कि क्या खर्च कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ाना है, क्या क्या खर्चा लगेगा, कैसे सबकी प्लानिंग करना। तो फाइनेंस और अकाउंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कोई ये बोलता है ना कि मेरा ये अकाउंटेंट है, ये फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस नहीं हो सकता। अकाउंटेंट है मतलब वो सिर्फ लेखा जोखा रख रहा है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है क्या चीज़ है आपकी चीज़ों का। पर फाइनेंस है तो वो आपको आगे का भी रख रहा है कि कहाँ कहाँ खर्चे बढ़ेंगे, उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी है, क्या चीज़ें होनी है उनके लिए प्लानिंग कैसे करनी है, नेक्स्ट लेवल क्या जाना है उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है। तो एसेट का मतलब होगा कि आपने क्या फिजिकली रखा। जैसे आप एक घर होता है, घर एक एसेट है। एसेट क्यों है घर, क्या बता सकते हैं एसेट घर क्यों है? हाँ क्यों है? कभी भी अगर सेल आउट करेंगे तो उससे कुछ मिलेगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। आपके अकॉर्डिंग एसेट का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी के हिसाब से एसेट है कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी। हाँ, आप बात बिल्कुल सही। एसेट हमेशा ये होता है कि जैसे आज हमने मान लीजिए एक प्रॉपर्टी ली 10 लाख रुपए में, फॉर श्योर इसकी प्रॉपर्टी का जब भी मैं बेचूंगा तो मिनिमम 10 लाख से तो जाएगी, 20 लाख भी जा सकते हैं, 25 से। तो मेरा वो एक कैलकुलेशन होगा कि इनके पास इतने का एसेट है। कभी कोई लाइबिलिटी आपने पाली हुई है, मान लीजिए लाइबिलिटीज़ में जैसे
एग्जाम्पल आपने होम लोन लिया हुआ है, अगर होम लोन किस्त नहीं पे कर सकते तो गवर्नमेंट आपको इसके बिहाफ पे आप उसको कवर अप कर सकते हो, दे सकते हो पैसा। तो एसेट्स हमेशा आपकी फैक्ट्रीज में होता है, कितनी महंगी कार्स रखे हैं, कैसे आप कहते हैं आपने प्लांट कितने, आपके प्लांटेशन क्या है, आपके कितने बड़े बड़े घर हैं, होटल्स हैं, इन सबको एसेट्स बोलते हैं। दूसरी चीज़ भी होती है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे विराट कोहली को के उस पर पीआर वैल्यूज़ लगती हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। कितनी कंपनीज आपके साथ आप जुड़े हुए हो कि भाई आप कितने एमआरएफ के साथ भी जुड़े हुए हो, आप एडिडास के साथ भी जुड़े हुए हो, तो ये स्पॉन्सर्स कर रही हैं, इससे बोलते हैं इंटेंजिबल। हाँ, उन्होंने जो खुद की वैल्यू क्रिएट करी अपने क्रिकेट की वजह से, जो भी है, तो वो हो गई आपकी एसेट्स। अब दूसरा हो गया लायबिलिटी। लायबिलिटी में भी आपका क्या होता है, दो तरीके से लायबिलिटी है। एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, आगे हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, और एक होती है करंट लायबिलिटीज़ जिसको हम एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जैसे कि स्कूल फीस हो गई, या आपका रेंट हो गया, या आपका जो भी आपको ज़िंदगी चलाने या घर चलाने में जो काम आ रही है ना, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू नेटवर्थ। हम बात करते हैं ना मुकेश अंबानी की इतनी नेटवर्थ है, टाटा जी की इतनी नेटवर्थ है, तो एक्चुअल में उन्होंने जितना एसेट किया है और जितनी लायबिलिटीज उसको माइनस कर लो तो उनकी उतनी टोटल नेटवर्थ निकलती है। ये अपनी भी होती है, इंडिविजुअल नेटवर्थ भी होती है। और सबसे बड़ी बात है, सेव योर सेल्फ फ्रॉम डेब्ट ट्रैप। आज की डेट में डेब्ट ट्रैप क्या है? डेब्ट ट्रैप यूथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये हम लोग एक लेवल पे आ चुके हैं तो सात चीज़ों को समझते भी होंगे, फिर भी कुछ ना कुछ तो गलती करते होंगे, बट ये यूथ को बताना। फाइनेंस हमेशा मैं पर्सनली बोलता हूँ, घर में जब बच्चा 15 से 16 साल का हो जाए तो आपको टीचर बन जाना चाहिए फाइनेंस का, बिकॉज बच्चे को तब से फाइनेंस के बारे में पता होगा, उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और उसको बतानी पड़ेंगी। बिकॉज जब कल वो जॉब या किसी उसमें जाता है, अर्न करता है, उसको पता होना चाहिए कि फाइनेंस की वैल्यू क्या होती है, पैसे की वैल्यू क्या होती है, कि कैसे वो 10 से 15 साल में अपना फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। क्योंकि रीज़न क्या होता है, स्टार्टिंग में माँ बाप के मतलब सॉरी वर्ड्स को मतलब वो मत कीजिएगा, हाँ मतलब हाँ तो तो होता क्या है कि शुरू में हमारे इंडिया में कि जब हम अर्निंग करते हैं तो हमारे खर्चा पापा मम्मी ही उठाते हैं, वो हमारी सेविंग में होती है एक तरह से शुरू का जो। लेकिन वो सेविंग को अगर हम सही से यूटिलाइज़ कर ले 10 से 12 साल, अगर हम 20 साल में जा रहे हैं, 35 साल तक में अगर हमने सही से यूटिलाइज़ कर लिया तो 35 साल में वो हमारे इतने वेस्ट बन जाएंगे ना पैसे के अर्निंग के, कि हम सिर्फ एक डिपेंडेंट एक उस पर नहीं है, अर्निंग पे नहीं है, हमारे पास मल्टीपल अर्निंग्स होंगे उस समय। और यूजुअली 5 से 10 साल, अब कुछ ही क्रिटिकल कंडीशन छोड़ दें, लेकिन अदरवाइज मोस्टली अपने इंडिया में 70% लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली 10 से 15 साल उनकी जॉब में भी वो हेल्प करती है, तो उस समय वो कर सकते हैं। जैसे पहला अभी डेब्ट एसेट्स में कौन सा है? क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा ट्रैप है। जिसको ज़रूरत होगी ना, बैंक कभी उसको नहीं देगा, बैंक हमेशा उसको देगा जिसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा है ना, सबसे बड़ा ट्रैप है। हाँ, तो बैंक हमेशा उसी के पास खड़ा रहेगा जिसको ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत नहीं है लो, और जिसको ज़रूरत है उसके पास कभी नहीं खड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से स्किल है मार्केटिंग की। तो क्रेडिट कार्ड भी आपका एक होता है, क्योंकि रीज़न क्या होता है, जब आप किसी उसमें जाते हो, जैसे मान लीजिए कैफ़े में गया, आपने नोटिस किया है कभी आप बिग बाज़ार में जाते हो तो चॉकलेट्स और जितनी भी बिस्किट्स है वो सब नीचे क्यों रखी होती है? ताकि छोटे बच्चे बीच में रहें। क्योंकि बच्चा जाएगा उठाएगा तो आपको लेना पड़ जाएगा। उसका पूरा जो हाँ, होता है वो पूरा प्लान्ड होता है। अच्छा ऊपर से आता है कहीं से। हाँ, कभी अच्छा बकेट, सामान कहाँ रखना है, अच्छा ये बताइए बकेट आपको क्यों, जब आप एंट्री करते हो तो बकेट क्यों दी जाती है? ताकि आप उसमें सामान अगर एक लेने आए तो 10 रखें। रीज़न ये है कि आप एक लेने आओ तो शर्म के मारे, अगर बकेट हाथ में है तो एक लेते हुए शर्म आएगी, तो आपको ये फैक्ट है, आपको शर्म आएगी। वो तो आती है। हाँ, तो आप किसी हाई एंड शॉप पे जाइए तो इसमें ऐसे कहेगा ये 10,000 का है, आपको लगेगा आपको क्या लगता है मैं 10,000 की चीज़ नहीं ले सकता, ले लिया, देखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला, लेकिन आपने तो दिखाने के लिए 10,000 का लिया। नैन्सी Then you learn लो कि हाँ वो तो हमने कॉफ़ी लो। हाँ फालतू में खर्च कर दिया।
नो ना है आगे ये जेंडर बायस तो हाँ और हमको क्या है मतलब खुद कौन कह रहा है तो क्रेडिट कार्ड इसलिए भी है क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार कि हम क्रेडिट कार्ड पे आपने कोई हैवी चीज़ ले जैसे ट्रैवल कर लिया, ट्रैवल करने जा रहे हैं, अकाउंट में पैसे हैं फिर भी उस पर मैसेज आएगा यार इसको हम ईएमआई पे बना देंगे 3 महीने की 5 महीने की। बिजली का बिल, हाँ बिजली का बिल, देख कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्रेडिट कार्ड से, एक्चुअल में करना नहीं चाहिए क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ाती हैं। जैसे बिजली का बिल है, महीने का कहते हैं आपका मतलब कोई भी एसेट की ईएमआई बनाना, तो वो चीज़ें दिक्कत करती हैं क्योंकि रीज़न क्या है वो आपको पर मंथ बन गई। And I also वो अभी से एक आया ना सिंपल या जो भी पे लेटर वाला जो that is also a scam. It is a scam. मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने कभी गलती से स्लो करते हुए देख लिया तो छोटा सा ही अमाउंट था लेकिन उसके बाद पता चला कि उससे क्रेडिट आपका उसका पेमेंट। अब दूसरा हो गया बैंक लोन। कभी किसी ने सोचा है कि बैंक से लोन तो ले रहे हो पर कभी किसी को पता उसके टर्म्स क्या होते हैं। आपने 5 लाख को टर्म्स एंड कंडीशन रीज़न ये होता है कि शुरू में जब वो लोन देती है ना आपको, कभी आप जाके उसको चेक कीजिएगा, 20% आपका प्रिंसिपल होता है, 80% आपका इंटरेस्ट होता है। स्टार्टिंग की 3 साल के अंदर आपसे इंटरेस्ट ले चुकी होती है और गलती से होम लोन ले लिया तो शुरू के 10 साल में आपने वो खाली इंटरेस्ट पे किया है, बाकी के 10 साल तो आप प्रिंसिपल दे रहे हो। अगर आप उसको फोरक्लोज भी करना चाहोगे ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ हेडक। तो लोन जितना कहते हैं ना कि पुराने लोग बोलते थे कि भैया चादर छोटी है, तो अगर मतलब मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि अगर किसी का कर्जा लिया तो एक वक्त रोटी खाना मत खाना पर पहले कर्जा उतारना, क्योंकि जितना ज़्यादा कर्जा बढ़ता जाएगा उतना ही आपका हेडक भी बढ़ता जाएगा और आप अपनी चीज़ों में कहते हैं ना मैनेज करने के बजाय उल्टा और फंसते जाओगे। आजकल का यूथ क्यों फंसा हुआ है ट्रैप में? जॉब लगी नहीं कि कार आ गई, जॉब लगी नहीं घर आ गई। अब इसका मैं एग्जांपल अपने से भी बताऊंगा, तो उस यूथ में हम भी थे। नीतीश कुमार। अच्छा, दूसरा है लोन फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग नहीं करते, हम लोग ये सोचते हैं कि यार 15 दिन में यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ दे देंगे, ये आएगा वो हो जाए। एक्चुअल में वो प्लानिंग, उसका बैकअप प्लानिंग होना चाहिए कि अगर ये पैसा सोर्स सही है तो ही ले, अदरवाइज मत लें। और देने से पहले भी हमें एक चीज़ और भी है, आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, ये भी इससे भी मैं रिलेटेड हूँ। तो जब देने वाले हो किसी को आप, तो पहले उसका जान लो कि वापस कितना आएगा, और अगर वापस आने के चांसेस कम है तो उतना ही दो जितना कि मिले ना, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हमने क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए पे किए थे अपने फ्रेंड को, उसकी मम्मी एडमिट थी एम्स में, सामने देख के आया था, सब कुछ किया, आज तक वो पैसा नहीं गया, उसके बदले 7 लाख रुपए पे किए, 1 लाख रुपए मिला। तो कहीं ना कहीं आपने अच्छाई करी पर आपकी गुडनेस कहीं और चली गई। और एक चीज़ है ना, लॉस आप ही का है, वो लॉस कभी पूरा नहीं होता। आप बस मन को संतुष्टि करते हो कि हम इधर से कवर कर लेंगे, इधर से कवर कर लेंगे, होता कुछ नहीं है। वो जो लॉस हो चुका वो लॉस था, एक्चुअल में लॉस था। सेकंड हो गया बैंक ड्राफ्ट, सबसे बड़ा इस समय ट्रैप चल रहा है। सर आपके पास 40,000 रुपये की सैलरी है ना सर, हम आपको ओवरड्राफ्ट दिला दे रहे हैं। कि ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए लिए और आपने 20,000 रुपये आपके पास आपने डाल दिया तो 80,000 पे इंटरेस्ट आएगा। 1 लाख पे फिक्स इंटरेस्ट नहीं चलेगा, ना कोई EMI बनती है, डे वाइज उसमें इंटरेस्ट होता लमसम उसके बराबर ही है, लेकिन आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप बीच बीच में जितना चाहो पूरा क्लोज भी कर सकते हो कभी भी, पर ओवरड्राफ्ट आपका बना रहेगा कि अगर 1 लाख रुपए पे भी होगा तो 1 लाख शो करता रहेगा, जब ज़रूरत हो तब ले लो। उसके कॉस्ट भी हैं और लॉसेस भी हैं। लॉसेस क्या है, आपको जो चीज़ अभी आपको ज़रूरत नहीं थी उसकी तरफ भगाना। अभी आपको होता क्या कि जैसे ज़्यादातर बिजनेसमैन क्यों डूबते हैं, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करने के बजाय वो उसमें अच्छा यहाँ से चलो लगा दो अभी कवर हो जाएगा, तो वो लगाते चले जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो ब्लैक होल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं। बल्कि उन्हें अभी ये भी मैं बताऊंगा कि बिज़नेस उसमें कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्यों फाइनेंसेस को। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप अगर बच ले रहे हैं और या अपना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल रख दे रहे हैं, तो कभी भी लाइफ में आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बैंक लोन, फ्रेंड से लोन, दोस्तों से तो लोन कभी मत लो, बहुत एग्जैक्टली पड़ रही है। दोस्तों से मैं पहले भी बोलता हूँ कि रिलेशन, मैं अपना भी इसी से एग्जांपल बता रहा हूँ, पैसे आप दोगे
गुड में आपने सब कुछ किया, जब तक आपने पैसे मांगे नहीं, बाय द वे उसके पास भी कंडीशन, उसने भी जिस सोर्स से लिए थे वो सोर्स से मिला ही नहीं। एग्जांपल दोनों तरफ से हो सकता है, उससे भी नहीं मिला, उसने आपको भी नहीं दिया। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे फ़ोन उठना बंद, सारी दोस्ती वोस्ती किनारे हो गई। तो पैसे तो आपके गए ही गए, रिलेशन भी गए, पैसे मिले तो भी गए, नहीं मिले तो भी गए, तो दोनों। हाँ हाँ, आपको बिलीव नहीं करूँगा मैं, इस ग्रुप पे नहीं है, जब मैंने दूसरी कम्युनिटी पहली बार स्टार्ट की थी, मैं एक व्यक्ति से मिलने गया था, सब जानते सब लोग हैं, मोस्ट ऑफ द लोग, सारे लोग जानते उन्हें, क्योंकि तो मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे घर पे इनवाइट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और पहला ही बंदा था उस कम्युनिटी से जो मतलब उस घर गया था, घर के अंदर गया था। उन्होंने रात में हम लोग बैठे, थोड़ा सा चेकआउट किया, एक आध दो गया अंदर, और उन्होंने मेरी पूरी कुंडली निकाली, घर भर पूरा सब कुछ जाना, मेरे बारे में जाना, मेरी पूरा हुआ, मुझे आज भी वो दिन रात याद है। तो एक उसके बाद 1-1.5 घंटे में घर पहुंचा, तो मैंने लास्ट में अपनी बहन से बात करी, क्योंकि मैं अपनी दीदी से थोड़ा कनेक्टेड हूँ, तो मैं दीदी को वैसे फ़ोन पे बात करी, मेरी दीदी कैप टाउन रहती है, तो मैंने उनसे डिस्कस किया, तो बोलती है बुद्धू, तो मतलब वो वर्ड यूज़ किया उन्होंने, बुद्धू उन्होंने तुम्हें चेक किया कि तुम्हारे साथ दोस्ती कंटिन्यू करनी है कि नहीं, तुम्हारा है क्या मैम। तो जो एक अच्छा बिजनेसमैन, पुराना बिजनेसमैन होगा, वो हमेशा पहले आपको ऐसी जगह ऑफर करेगा जहाँ पे आपके साथ हैंग आउट करो, थोड़ा सा बैठो खटो, और उसके बाद फिर वो आपके बारे में पहले जाने कि आपके साथ दोस्ती रखने के लायक है कि नहीं है, आप सही आदमी हो कि नहीं है, कि आपके लिए ट्रांजेक्शन आगे करना है तो क्यों। जैसे कि मैं अभी बात हुई थी लास्ट टाइम, जैसे अनुज सर ने बोला था कि मैं सिल्वर पे भी करता हूँ, मैं गोल्ड पे भी करता हूँ, मैं डायमंड टाइम तीनों को देता हूँ, लेकिन डायमंड पे मैं फोकस ज़्यादा करता हूँ। मेरा वहाँ पे सेल्स में थोड़ा सा लॉजिक अलग था कि पहली बार जब कोई नया व्यक्ति आएगा ना, वो कभी भी ट्रांजेक्शन आपके साथ डायरेक्ट वो उस पर नहीं करेगा डायमंड पे, वो हमेशा पहले सिल्वर से जाएगा, पहले वो आपका ट्रस्ट जानने की कोशिश करेगा, आपके साथ पहले इंगेजमेंट होने की कोशिश करेगा, और अगर आपने सिल्वर में उसको सही से इंगेज नहीं किया तो कभी ना गोल्ड के लिए जाएगा ना डायमंड, भले वो डायमंड का बंदा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डायमंड लेने की है, पर अगर आपके साथ वो सिल्वर में नहीं हुआ तो फिर डायमंड भी नहीं जाएगा। तो फोकस ऑन योर डायमंड, क्योंकि वहाँ से रेफरर आपका बनेगा डायमंड के, सॉरी, फोकस ऑन योर सिल्वर एंड गोल्ड, जिससे रेफरर बनेगा डायमंड के लिए, क्योंकि वहाँ से फिल्टर आउट होंगे ना। अगर 100 लोग गोल्ड या सिल्वर ले रहे हैं तो उसमें 2 लोग तो मिलेंगे जो आपके डायमंड के हैं, और वहाँ से ट्रस्ट जनरेट होगा, फिर डायमंड आपका तुरंत निकलेगा रेफरेंस पे, अदरवाइज आप रेफरेंस बनाते रहिए, नहीं बन रहा है। अच्छा, लोन वाली जो बात की, जैसे अभी आगे बताता हूँ भाई, ये भी अभी लोन तो सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा। लोन तो ले नहीं मौके पे। मैं बता रहा हूँ उसके लिए। बिना कितना आएगा उतना देखिए अभी बिजनेस लोन, ग्रोथ नहीं आती फिर। मैं बिजनेस लोन पे आऊँगा बाद में, उसका एग्जांपल भी दूंगा। तो अभी मैं पर्सनल लोन पे चल रहा हूँ, पर्सनल उस पे चल रहा हूँ, फाइनेंस पे। तो अभी जैसे कि मैं बाइंग कार की बात करूँ, आपने, हाँ, अभी जैसे कॉस्ट, आपने एक होम की कॉस्ट क्या है, 60 लाख रुपए है, ठीक है सर। नहीं मतलब आप बिल्कुल फ्रीज हो गए, तो मुझे लगा कि कहीं खो तो नहीं गए। देखिए बोरिंग सी बात हो रही हो बीच बीच में। हाँ, तो आप सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आपने एक 60 लाख रुपए का घर लिया, मान लीजिए उसके ऊपर लोन लिया आपने 48 लाख रुपए का, एग्जाम्पल, आपकी EMI आ रही है 48,000 20 साल के लिए, एज एन एग्जाम्पल 48,000 रुपये 20 साल के लिए आ रही है। अगर आपके पास, पहली बात तो आपके पास अगर घर है, हम लोग क्या होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से ही कंपेयर करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने अपने उसमें घर लिया था, तो मैं भी अपनी पहली कमाई से घर लूँगा, है ना, क्योंकि पहला हमारा आइडियल कौन होता है, हमारी फैमिली, पापा मम्मी, और फिर वही हमारे कॉम्पिटिटर भी होते हैं इनडायरेक्टली। हाँ, मतलब मैं, हो सकता है मेरे वर्ड्स गलत हों, लेकिन जो मैं इंटेंट समझना चाह रहा हूँ वो इंटेंट आप समझिएगा। तो पहला कहते हैं ना, पहले आइडियल भी पेरेंट्स होते हैं, और सबसे पहले मतलब उनकी कंपटीशन भी पेरेंट्स से होता है कि मेरे पेरेंट्स ने अपना घर बनाया तो मैं भी अपना घर बनाऊंगा। ज़रूरत है कि नहीं है नहीं पता। जैसे कि मुझे मैं गुड़गांव में रहा 10 साल, मैंने DLF, करीब 8 साल मैंने DLF में वर्क किया, सबसे बेस्ट कंपनीज में से एक हुआ था करता। तो अब क्योंकि हाउसिंग सेक्टर में थे तो मैंने 2 फ्लैट ले लिए, टैक्स बचाने के चक्कर में भी लिए, दूसरा दिन था कि मम्मी को यहाँ शिफ्ट करना है, प्लान हो गया, सब कुछ हो गया, एक का तो मैं कर गया, पे आउट कर दिया कम्प्लीटली, पर दूसरे में फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि सर्कमटेंसेस नहीं पता था, वो लॉन्ग टर्म लोन था, ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने क्यों ले लिया? क्योंकि रीज़न क्या था कि मैंने प्लानिंग करी और 20 साल तक यह प्लानिंग नहीं करी कि अगर मेरे पास ये जॉब नहीं है तो दूसरा मेरे पास सोर्स क्या है।
पहले मुझे ये देखना है कि अगर मैं 20 साल के लिए प्लान करूँ तो 20 साल में कोई ऐसी चीज़ है कि जो अगर मैं ये पे नहीं कर पाया तो दूसरी क्या सोर्स है जहाँ से पे कर सकता हूँ। मैंने ये प्लानिंग नहीं करी थी। एक लाइबिलिटी ली थी, दूसरी लाइबिलिटी बढ़ा ली। एक को तो कर दिया किसी तरह से, दूसरे में कहाँ से करूँगा। ठीक, उसके बाद भी क्योंकि मैं फैमिली में सिंगल वन पर्सन हूँ, अर्निंग पर्सन हूँ अपनी फैमिली का, तो मेरे को फैमिली भी देखनी थी, आगे सिस्टर की मैरिज भी सब कुछ देखना था। जो फादर का रोल था वो मैं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं हुआ क्या कि मैंने वो प्लानिंग ही नहीं, और ना मुझे प्लानिंग समझाने वाला कोई था। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या कि घर में कोई बताने वाला ही नहीं था, क्योंकि मेल पर्सन था नहीं। और फीमेल से आप मतलब मम्मी से आप एक लिमिटेड प्यार से ज़्यादा मम्मी अच्छी नहीं। कहते हैं ना कि मम्मी गोद में लेके चलती हैं बच्चों को, क्यों? क्योंकि जहाँ तक वो देख रही है वहाँ तक देख ले। पर पापा हमेशा अपने कंधे बैठाता है कि बेटा तुम मेरे आगे तक देखो। मुझे लगता है उल्टी कहानी है। नहीं, पापा देख देंगे, मम्मी मना कर दी तुम यहाँ मत खर्च करो, यहाँ मत करो। मम्मी तो यही बोला ना कि मम्मी जहाँ तक देख रही है वहीं तक दिखेगा आपको। एग्जाम्पल इज डिफरेंट, वेरी लवली एग्जाम्पल कि मम्मी ने गोद में लिया प्यार से कि मैं जहाँ तक देख रही हूँ वहाँ तक देखूँ, एंड दैट विल मेक यू सिट हियर ऑन द कंधे पे। हमारा विजन बड़ा हो जाए। फादर्स जनरली डू दैट, बेटा लंबा सोचो एंड एवरीथिंग। और हाँ, और फादर हमेशा प्रैक्टिकल बातें करते हैं, क्योंकि आप घर कैसे चलाओगे अच्छे से। हाँ, तो घर कैसे चलाओगे, तो फाइनेंसेस हमेशा रोल हमेशा फादर का होता है। मदर का रोल होता है कि फैमिली के अंदर कैसे आप अच्छे से मैनेज करोगे, फैमिली मैनेज कैसे करनी है, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, ये सब मम्मी का रोल होता है। कहीं ना कहीं हम लोग इन चीज़ों का मिसगैप कर जाते हैं, और फाइनेंशियल जब बच्चों को नहीं समझाते तो हम जैसे ट्रैप और भी होते हैं, जहाँ पे घर और इससे जो कई चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाने की वजह से जाते हैं। अब बात आती है कि अगर मैं उस घर को ना लेता तो बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। अगर मैं घर ना लेता तो मैं कैसे उस पैसे को और अच्छा कर सकता था। जहाँ मेरे 60 लाख के घर के लिए 48 लाख का मैंने लोन लिया, 48,000 रुपये 20 साल में किस्त भर रहा था, उससे बेटर रहता था कि मैं एक रेंटेड प्रॉपर्टी 20,000 में लेता। ले ही रखा था, साथ में ही तो चला, तो कौन सा तुरंत पोजीशन मिल जाता है, पोजीशन मिलने में भी टाइम ही लगता है। तो रेंट पे रह रहा था, सुकून से देखा था। तो 48,000 बच 28,000 बच रहे थे, वही 48,000 में से 20,000 रेंट पे, 28,000 बच रहे हैं। उस 28,000 को अगर मैं म्यूचुअल फंड में या यूलिप प्लान कर देता 20 साल के लिए, तो लगभग आपको 4 करोड़ रुपये 15% के हिसाब से मिलते। और अगर आप 10% का लेते तो आप 2 करोड़ रुपए कमाते 20 साल में, आराम से जाके पूरा कैश में एक अच्छा सा घर उठा लेते। ना कोई लाइबिलिटी होती, ना कोई वो प्रॉब्लम होती। बात तो सही है, लेकिन लोग जनरली करते हैं। मैं इसी के लिए तो बता रहा हूँ, ये जनरली उल्टा करते हैं, क्योंकि मैंने भी उल्टा किया है ना। नहीं, नो प्रॉब्लम। अब तक तो लोग ये कहते हैं कि बेकार रेंट दे रहे हो, उससे अच्छा खरीद ही लो। मैंने क्या बोला, मैंने आपको क्यों बोला, मैं कुछ नहीं आता ना, वो भी रियल एस्टेट में आज एक समय पे, अब मैं आपको बताता हूँ, एक समय पे लैंड इन्वेस्टमेंट 99% लोग कहाँ पहुँचते एक समय पे लैंड इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा था। क्यों था? 90s में ग्रो कर रहा था इंडिया, सिटीज़ बन रही थी। हाँ, सिटीज़ बन रही थी, सब कुछ डेवलप हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम इज़ डैट कि आज की डेट में सिटी डेवलप हो चुकी है, एक रेट जाके कांस्टेंट हो चुका है। अब आपके लिए रियल एस्टेट में वो भी कोई है तो नहीं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं लेने लायक। अगर आपको नीड नहीं है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं है, नीड है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बिल्कुल भी बेकार है। इससे बढ़िया है कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ले लो, उससे रेंट भी आएगा, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और जब चाहोगे तब आप उससे पैसा भी निकाल सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें साथ वो होती हैं। और अरे मैम देखो दिक्कत, तो ये मेन चीज़ें हैं कि मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपने बच्चे को पहले ये चीज़ दो कि देखो मैंने घर तो तुमको दे दिया, सब कुछ मैंने दे दिया, मैंने अपनी लगा दी, अब तुम्हारी चीज़ें क्या है, जब तुम कमाओ तो उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, उसके सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, ताकि कल जब तुम्हें कुछ बड़ा लेना चाहते हो तो वो चीज़ें आसान बन जाए और डेप्थ भी ना हो। आपको पता कोविड में मैक्सिमम लोगों ने कहा डेप्थ क्या रहा, सबसे ज़्यादा एनपीओज रहे। पहले तो मोदी जी का वो डिसीजन एक रात वाला 8 बजे सारे एनपीए स्टार्ट हो गए, उसमें से मैं भी एक था। डेप्थ का मतलब क्या हुआ? डेप्थ का मतलब कर्जा,
डेट हाँ डेप्ट। तो मोदी जी का वो एक डिसीजन जिसकी वजह से एनपीओ हुए, क्योंकि रातों रात नौकरियां गई। सबसे बड़ा रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस वो था जहाँ सबसे ज़्यादा नौकरियां थी। तो वो जब रियल एस्टेट डूबा तो पूरी, आपको बता दूँ 40 मेरे को नहीं नहीं 60 सब 60, हाँ मतलब एक बता रहा हूँ, एक डिसीजन वही तो था रात के 8 बजे। 60% कंपनियां हो गई। 60% कंपनियां आप, हाँ नहीं 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 वो मैं खाता रहूँगा, मुझे उस चीज़ की नहीं खाने से। तो नहीं अभी लूँगा ना, मेरा ब्रेक आने वाला है। हाँ तो अब दूसरा आता है कार। अगर मैं कार से कंपैरिजन करूं, है ना, कि भाई कार आज की डेट में लगता है कि आपको सिटी में कार की ज़रूरत है। मुझे लगता है मेरे पास जो कार है ना वो भी मेरे लिए वेस्ट है। बिकॉज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अमीनाबाद जाना चाहोगे तो नहीं जा सकते। हजरतगंज में मेरे ऑफिस आना हो तो मुझे पीछे लगानी पड़ती है, तो हफ्ते में 2-3 क्रैचेस देखने पड़ते हैं। तो उससे बढ़िया मैंने लाना बंद कर दिया उससे, क्योंकि वो दिल रोज़ जले तो उससे अच्छा लाओ ही मत। तो रीज़न कहने का मतलब है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है तो कार आज की डेट में आपके लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि ओला उबेर और सब चीज़ें हैं जहाँ पे आप, साइकिल भी बेस्ट है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। क्योंकि और आज की डेट में क्या है कि बच्चे कार में इन्वेस्ट करते हैं, वो एक तरह से क्या करते हैं शोबाजी के लिए। लेकिन आप प्रॉब्लम समझिए कि 5 लाख का अगर आपने लोन कराया है, आप 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर सकते हो। कार एक ऐसी चीज़ है जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, मार्केट में उतरते ही 20% पहले दिन से लेस। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट की वजह से वो प्रॉब्लम आती है। अगर मैं उसकी कंपैरिजन कर लूँ कि आप अगर एक कार खरीदते हो 12 लाख रुपए की, 12 लाख का लोन कराते हो, 24,000 रुपये EMI दे रहे हो, उसकी सर्विस और इंश्योरेंस के महीने में 5-6 हज़ार रुपये दे देते हो। अगर रनिंग कॉस्ट देखो 7-8 हज़ार रुपये पर मंथ आपको पड़ती है। अगर ड्राइवर रख लिया तो 12-15 हज़ार रुपये का तो ड्राइवर पड़ता ही पड़ता है आपको। 50,000 रुपये आपका महीना खर्चा सिर्फ इसी को मेंटेन करने में, 100 किलोमीटर चलने, 100-200 किलोमीटर चलने में। तो उसको डिवाइड कर लो 30 से 32 रुपये पर आपको पड़ेगा। और कभी कभी कम कर रहे हो तो 50-60 रुपये में पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो इसको बैफ्रिकेट कर लो, 5 सालों में उतना में आप ओला से चल भी नहीं पाओगे। कितनी भी ज़रूरत हो आप उतना, आप ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी कितनी चलती हैं? अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है ऑफिस से घर जाने वाला, 5 सालों में, मुझे 10 साल में मैंने शायद 70-80 हज़ार मुश्किल से चल पाई है। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो लोग 10 सालों में 80-90 हज़ार ज़्यादा नहीं चल पाएंगे जो नॉर्मल फैमिली के हैं, अगर वो ट्रैवल लेवल ज़्यादा नहीं करते हैं तो। पर वो रखते क्यों है कि महीने में कभी एक दिन किसी दोस्त, किसी फैमिली फंक्शन में कहीं जाना पड़ जाए, कोई अर्जेंसी पड़ जाए, उसके लिए कार जैसे ये कहेंगे मतलब कार नहीं थोड़ा अजीब सा लगेगा, वो तो स्टेट नेसेसिटी तो है ही। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये हम लोग एक एज में हैं। जब शुरू में ओला उबर आई थी तो मेट्रो में बहुत लोगों ने अब वापस फिर से उन्होंने पहले 6 रुपीस में स्टार्ट किया था उन्होंने, अब वापस 26 कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने आपको ये पर्सनल फाइनेंस मेरा मोस्टली मैंने कहा ना यूथ के लिए, क्योंकि नई नई जॉब लगती है तुरंत कार और सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्रेडिट कार्ड वेडिट कार्ड। नैन्सी के लिए भी कह सकते हैं, नहीं हम सब के लिए भी, हम भी गलती करते हैं, हम भी हैं। तो हम गाड़ी निकलती बाहर डिप्रिशिएट होती है, वैसे शादी होती है उनको भी बुढ़ापा आ जाता है, दिखना, चेहरे पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये बोलिए ना, दिखना स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, गाड़ी रखने का मतलब एक उसके लिए कि अगर आपके घर पे है ऑलरेडी, लोग तो 4-5 गाड़ी रख रहे हैं। देखो एक शौक भी है आपके पास, या तो इतना सब कुछ है कि फाइनेंस मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप 4 नहीं 10 रखिए, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना गाड़ी। तो अब मैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसके पापा आई और दोनों, मतलब मम्मी दोनों अच्छी थी, 3 घर में गाड़ियाँ थी, 3 से 4, और चलाने वाला सिर्फ 2 लोग, एक ड्राइवर और एक वो, बाकी गाड़ियाँ सिर्फ लाइन में लगी रहती थी। क्यों? क्योंकि ईगो हर्ट हुआ, तुरंत गए ऑर्डर कर दी।
के टैक्स में 15 सब कुछ कर सकते तो ये एक रीज़न है। अब उसके बाद आ रही है इंश्योरेंस। भाई इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? हेल्थ इंश्योरेंस ना सारे मैं सबके बारे में बताऊंगा। 25 लाख रुपए रखे हैं आप लोगों ने? 25 लाख रखे हैं या हेल्थ इंश्योरेंस रखा है? पहले ये बताओ। हेल्थ इंश्योरेंस है हैं? आपका है तो बाकी 25 लाख बच गए। कैसे बचेंगे बताऊंगा। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है 25 लाख? अभी तो दोनों ही है चलिए ठीक है फिर तो वैलेंडर तो खर्च करना चाहते हैं कि 25 लाख नहीं ये सर्विस भैया। हाँ बिल्कुल सब भैया 25 लाख रखे हैं या वो रखा है हेल्थ इंश्योरेंस रखा है ना सर? आप दोनों हैं? चलिए नैन्सी के पास नहीं। नैन्सी तुम्हारे पास क्या है? दोनों नहीं है। अब देखो आप समझना इसके बारे में वो हाँ अब इसके बारे में बताऊँगा। मैम आपके पास दोनों है? हेल्थ है कि नहीं ये तो पता होगा। हेल्थ पता है, इंश्योरेंस का नहीं पता है, कैश का तो नहीं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बताएंगे नहीं, और घर में पता है कहाँ चलता है, है- मुझे बताया नहीं हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास नहीं है? प्रीटी बैड होगा क्यों नहीं? सर के साथ में आप अटैच हो गए उनके कार्ड में इंश्योरेंस है। हाँ तुम कितने का है कार्ड? नहीं उससे बात नहीं कर रहा मैं। हाँ हाँ आपने बोला ना कि इंश्योरेंस का नहीं पता, हेल्थ का पता है इंश्योरेंस। कैश करके ये नहीं पता, नहीं वो नहीं। देखो एक्चुअली मैंने 25 यही बताया ना, मुझे समझ नहीं समझा। अरे मैं क्लियर कर देता हूँ। 25 लाख मेरा कहने का मतलब ये है कि इन केस आपको कभी अर्जेंसी पड़ जाए, अर्जेंसी इन सेंस कोई अगर एक्सीडेंट पड़ जाए, कुछ हो जाए, कहीं भी आपको एडमिट होना, कैश आपका मतलब लिक्विड मनी। कंप्लीट करना। तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप देखो मोस्टली क्या होता है कि आप अगर अच्छी फैमिली से हो तो आप अपोलो और मेदांता और सहारा में ही जाओगे, आप सिविल हॉस्पिटल में नहीं आओगे। अगर कोई अर्जेंसी ना पड़ जाए, जब तक कोई बोल ना था कि सिविल में जाके भाई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा वो कर दे, तब तक नहीं आओगे, जब तक कोई रेफर बहुत ज़्यादा ना कर दे। मेदांता में जाओगे, छोटा सा भी अगर एक हफ्ते भी आपको रुकना पड़ गया तो आपके 5 से 10 लाख रुपए गए। वो अब उसके में भी अब मैं उसके अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एक मैं 2013 का अपना एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, नहीं 2017 का। मेरे को डेविएशन था, बोन डेविएशन, सब जगह दिखाया है मैंने। मेदांता में गया, गुड़गांव में था तो गुड़गांव में गया, मेदांता में 90,000 का बिल बनाया। ठीक है तो उसने कहते हैं मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस उसमें सस्ता वाला, क्योंकि मुझे पता तो था नहीं हेल्थ के बारे में, तो जो मुझे मिला था मैंने ले लिया। अभी मैं इसके बारे में बात करूँ क्यों कैसे देखना चाहिए। तो अब हुआ क्या कि मैं गया तो उसने रिजेक्ट कर दे रहा बार बार। मैं अब गुस्सा आई, मैंने पहले तो 2-4 उसको फ़ोन करके सुनाया, हेल्थ इंश्योरेंस के हेड ऑफिस फ़ोन करके सब कुछ जो कर सकता था करा, फिर भी बात नहीं बनी। घर आया सिप्स में ऐसे ही मम्मी ने कहा कि मैंने भी एक समय में कराया था मैंने अपने ईयर्स का, तो भैया डॉक्टर बहुत अच्छे हैं आप जाके कर लो। इन सर मैम के घर के आगे ही हैं, राकेश श्रीवास्तव, हाँ ENT के, हाँ जो हाँ तो वो बहुत ही उनसे मिला तो सब कुछ हुआ। उन्होंने सिर्फ में मेरा सिर्फ 20,000 रुपये में पूरा इलाज हो गया, सारा ऑपरेट और सेम डे घर पे भी। तो मैं कहने का मतलब है 20,000 और 90,000 का डिफरेंस समझ लीजिए एक छोटे सी चीज़ से। ये लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आती है बात, अब ये है ना क्या हुआ अभी तो एकदम नहीं लेंगे। तो अब बात यही आती है, क्योंकि अब अगर आप बात करें उसकी कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर आज की डेट में स्वीट्स मिलते हैं। आपको अलग से एक स्वीट पूरा प्रिपेयर किया जाता है जैसे 5 स्टार होटल के अंदर होता है। आप जाइए रेस्ट कीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। स्वीट्स क्योंकि स्वीट्स अवेलेबल है जिसकी वैल्यू रात की, अगर आप वेदांता में जाएंगे तो एक नाइट के 12, हाँ नेसेसरी नहीं है। मैंने क्या बोला कि स्वीट्स अवेलेबल अभी इस समय ये होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ कार्ड है ना, लोग जो हॉस्पिटल चल रहे हैं बड़े, वो हेल्थ कार्ड के बेस पे ही चल रहा है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जाते हो तो वहाँ पे प्राइवेट रूम आपको देंगे ही नहीं जल्दी। जो आपको 2,000-3,000 का पड़ेगा पर नाइट, वो देंगे ही नहीं। दूसरी चीज़, कार्ड देते समय भी हमें बहुत सारी ध्यान रखने पड़ते हैं। हम 1,000-2,000 के प्रीमियम को बचाने के चक्कर में
हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिस कर जाते हैं। और जब होता क्या है कि आप किसी भी एजेंट से बोलते हो यार 1000 नहीं मेरा इतना मिल रहा है मुझे इतने, कंपैरिजन करते हो, तो वो एजेंट क्या करता है कि आप चले ना जाओ उसके हाथ से, तो वो आपको सस्ती के हिसाब से आपकी बना के EMI दे देता है, आपका मतलब प्रीमियम बना देता है, जिससे कि जब आप ज़रूरत पड़ती है तब आपको लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? पहला तो को पेमेंट आपको होता है यार ये 20% क्यों ले रहे हैं, 20% क्यों पड़ अरे हम खा 20% क्यों पड़ता है आपको? क्योंकि 20% आपके होते हैं जैसे डॉक्टर की विजिट जो लिखी नहीं होती अलग से, जो भी वो ग्लव्स व्लव्स और सारी चीज़ें यूज़ करते हैं वो चीज़ के अंदर जितने भी डिस्पोजल आइटम्स होते हैं वो सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं उसमें, लेकिन आपको नहीं बताएगा कि को पेमेंट नहीं है। ठीक है, आपको मालूम भी नहीं तो आप पूछते भी नहीं हो, जिसकी वजह से आपको जब आप पे कर 10 लाख का बिल आया पता चला 2 लाख रुपए गए, और 2 लाख जब जाते हैं ना तब आप फिर आप थोड़ा सा जाके कंपनी वाले को 2-4 और सुनाते हो कि ये बेकार है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ डैट, क्योंकि आपने वो चीज़ ही चुनी नहीं जो चीज़ वो दे रहे थे। आपने उनके भी कॉजेज़ हैं, प्लान्स हैं। हाँ, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लाइफ में हेल्थ के लिए 25 लाख से बिलो का मत रखो, एमरजेंसी कुछ नहीं पता, 1000-2000 का डिफरेंस आता है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ लो कि आपके पास कोई भी रूम की कैपिंग नहीं हो, कोई भी सिटी की कैपिंग नहीं हो कि आप लखनऊ में किसी हॉस्पिटल में दिखा रहे हो और दूसरी से बड़ी सिटी में चले गए हॉस्पिटल में दिखाना, तो उसका जो डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़े, वो ना हो। ठीक है, दूसरी तीसरी चीज़ आपको हेल्थ चेकअप्स रहें, आपको डे से उसकी डे फैसिलिटी हो। डे फैसिलिटी क्या मतलब होता है? डे केयर की, जैसे आप हॉस्पिटल में गए, कोई ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे हॉस्पिटल ज़रूरत नहीं है आपको एडमिट होने की, आपको घर में आके वो नर्स आके ट्रीटमेंट करके चली जाती है, डे केयर फैसिलिटी मिले, इन सारी चीज़ों को आपको टेक केयर करनी होती है और आपको सारी फैसिलिटीज़ के साथ लेना चाहिए। क्योंकि रीज़न क्या है कि क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी में 12-15 हज़ार की किस्त करते करते पूरे 30 सालों में 4 से 5 लाख से ऊपर नहीं पे करते पूरी लाइफ में। अगर आपको कुछ नहीं होता, 4 से 5 लाख लग जाता है तो ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि 4-5 लाख रुपए में सब कुछ सुकून से निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम के, विदाउट प्रॉब्लम। उसको भैया चलो कि चंदा के तौर पे आपने उनको चढ़ा दिया भगवान को। ठीक, अगर कुछ एक बार भी जरूरत पड़ गई, ये एक ही बार में कवर हो जाएंगे आपके, एक बार में। इसका एग्जांपल है, मेरे कज़न है, नेशनल इंश्योरेंस में खुद थे, और आंटी का मतलब बुआ लगती मेरी, तो उन्होंने सिर्फ 10 लाख का कराया था, और जब वो सहारा हॉस्पिटल में एडमिट हुए ना, और वो भी रिएक्शन से एडमिट हुई थी, किसी को देखने गई थी, वहाँ से रिएक्शन हो गया, उससे एडमिट हुए, 35 लाख रुपए पे किए, 25 लाख रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा पे किए। अगर वही कार्ड उनका 25 लाख का, जबकि वो खुद दूसरों को एडवाइस देते थे, उन्होंने 25 लाख का कर लिया होता, तो उस पर क्या होता है कि आप जब लंबा ट्रीटमेंट होता है तो साल चेंज होता है, तो आपको दोबारा वो रिफिल हो जाता है, तो उससे क्या हुआ, आपकी जेब से एक पैसा नहीं लगा, वो इलाज में ही सारा कवर हो गया। तो हमेशा मैं इसी के लिए बोलता हूँ कि हेल्थ, ये इंश्योरेंस कोई आपकी वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपको बुरे वक्त में जब पैसे की ज़रूरत है तो किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये वो सिक्योरिटी है। और सही एडवाइस पूरी लो, उसके 16-14 पॉइंट्स होते हैं। जब मैंने अपना भी लिया था तो मैंने बोले, और क्योंकि अब मैं हेल्थ इंडस्ट्री में खुद हूँ, तो मैं बड़ा बिजनेस के अलावा मेरी वेल्थ क्रिएटर के नाम से कंपनी भी है फाइनेंस की। तभी आप इतना जानते हैं। मैम मैंने क्या कहा कि मैंने इतने लॉसेस किए हैं फाइनेंस की वजह से, मैं जब उतरा फाइनेंस में तब मैंने ये सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे अवेयरनेस देना ज़रूरी है। और ये कोई नहीं बताएगा आपको, क्यों नहीं बताता इंडस्ट्री में कोई, रीज़न क्या है कि अगर आपने उससे बता दिया उसने आपको, तो आप कंपेयर करने लग जाओगे 4 उसमें क्या बेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो पीछे हट गया। वो तो प्लान तो वही दे रहा है ना जो कंपनी दे रही है प्रीमियम, पर उसका क्लाइंट तो चला जाएगा ना। इसमें भी ध्यान देना होता है कि डायरेक्ट कंपनी कौन सी है, थर्ड पार्टी कौन सी है, कभी भी थर्ड पार्टी से मत लो। थर्ड पार्टी डिपेंडेंट होता है डायरेक्ट कंपनी, जो हेल्थ की, जैसे एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, मुझे नीवा समझ में आता है, सबसे अच्छी अभी अगर देखो तो केयर है, क्योंकि उसका सेटलमेंट रेशियो 99.65 है, और वो टोटली सिर्फ हेल्थ की है कंपनी, तो वो डिपेंडेंट ही उस पर, अगर उसका केसेस सही नहीं जाएगा, वो नहीं करेगी, तो वो उसको कौन करेगा। स्टार डायरेक्टली हेल्थ में और किसी सेगमेंट में नहीं है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो डायरेक्टली सिर्फ इसी के लिए ही हैं पर्पस से, तो इनका सेटलमेंट रेशियो सबसे बेस्ट है, और सेटलमेंट रेशियो को बहुत ध्यान देना होता है कि इमरजेंसी में आपका सेटलमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये हो गया हेल्थ का। साथ में अब आता है कि हमें जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सिखाते लोग, बोर कर रहा हूँ क्या? नहीं, क्रेडिट कार्ड आप जिस
उन्हें सबसे इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम सर जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि अगर मान लीजिए 100 रुपये की इनकम है, 50 रुपये में हमारा सारे खर्चे हैं, ठीक है, 50 रुपये के अलावा बचे वो 30 रुपये, उस 30 रुपये में आपको कम से कम 20% आपका गारंटेड इनकम में होना चाहिए और 15 से 20% आपका नॉन गारंटी का मतलब हायर रिटर्न वाले। इसका भी मैं डिफरेंस बताता हूँ। बाकी जो 20% बचते हैं पैसे, उसमें आप अपनी चीज़ें देखो कि क्या ऐसी चीज़ है जिस पे आप खर्च करना है, कुछ नया एक्स्ट्रा लेना, जैसे EMI लायक बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास इधर पैटर्न बचा हुआ है, पैसे का बैकअप है। आप गारंटेड इनकम में क्या होता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जब कोई 20 साल का बच्चा हो या 18-19 साल का बच्चा हो, उससे गारंटेड इनकम जरूर ले लो अगर वो उसने पहले जॉब करी है, क्योंकि 12-15 साल के तक वो 1 लाख रुपये अगर मान लो एग्जांपल दे रहा है, 14वें साल से उसको लाइफ टाइम जब तक वो 25 साल तक नेक्स्ट उसको 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मतलब वो 1.5 लाख को अगर 12 से डिवाइड करो, ये पैसे को बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा। मैं 1 लाख का एग्जांपल ले रहा हूँ, गारंटेड 1.5 लाख मिल रहा है, 1.5 लाख को अगर डिवाइड करोगे मंथली तो 12-13 हज़ार रुपये आता है। 12-13 हज़ार रुपये तो महीना आ रहा है ना, जो वो जॉब कर रहा है वो पैसे कमा रहा है, ये भी एक्स्ट्रा इनकम आ गई, उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो रिटर्न दोबारा इसको इन्वेस्ट कर सकता है, या 5 साल में सैलरी बढ़ जाती है दोबारा एक और ले सकता है। पर ये गारंटेड है कि कुछ भी हो ये पैसा मिलना ही मिलना है। कल अगर प्राइवेट सेक्टर में कल जॉब रहे ना रहे, कल कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपके पास ये सोर्स नहीं बंद होना, क्योंकि बैंक आपने अच्छे बैंक से लिया है, जैसे HDFC है या आपने कोई टाटा से लिया, तो ये बैंक्स 10,000 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, तो ये जल्दी हिलने वाली नहीं, ये हिलेंगे तो इंडियन इकोनॉमी हिल जाएगी। तो ऐसी चीज़ों से लिया तो चाहे पैंडेमिक आई, जब कुछ आ जाए आपके पास पैसा आता रहेगा। जब मैंने जॉब क्विट करी कोविड में, तो मुझे ये चीज़ें समझ दिक्कतें हुई, क्योंकि जो पैसा था 70,000 की लोन में चला गया, बाद में बाई डिफ़ॉल्ट भी हुआ। रीज़न क्या, क्योंकि वो जो बिल्डर था उसको जेल में चला गया, वो प्रॉपर्टी टाइम पे नहीं दे रहा था रेरा के उसमें, पर मेरा पैसा तो फंसा पड़ा है ना। तो आपके पास सिक्योरिटी के तौर पे गारंटेड ये प्लान होना चाहिए। इसके साथ अब आता है हायर रिटर्न। क्या होता है, या तो यूलिप या तो म्यूचुअल फंड। यूलिप और म्यूचुअल फंड सेम वर्क करते हैं, इसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है। यूलिप बैंक के थ्रू होती है, म्यूचुअल फंड किसी एडवाइज़र के थ्रू होती है, ठीक है। यूलिप में क्या होता है, 5 ईयर्स का आपका लॉकिंग पीरियड होता है। आपने 1 साल मान लीजिए 1 लाख रुपए दिए, तो आपको 5 साल, वो पैसे को निकालने के लिए 5 साल बाद ही निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। उसका बेनिफिट भी है और बेनिफिट ये है कि अगर 5 साल तक आपने दिया तो 5 साल में अमूमन हम बोलते हैं कि आपको 80% पैसा बढ़ जाता है आपका। डबल नहीं होता, पर 80 से अगर कोई बड़ा वैसा आ जाए तो 100% भी हो जाता है, पर 80% आपका पैसा हो जाता है। और आप बाउंड हो जाते हो उस पैसे को निकालने के लिए, तो आपका पैसा भी इन्वेस्ट हो जाता है बड़े। एंड सेकंड होता है क्या है, अगर मान लीजिए आपने 1 साल के बाद नहीं दिया, कोई मान लो कोई ऐसे चीज़ हो गई कि आपसे पेमेंट नहीं हो रहा, तो वो सेविंग में कन्वर्ट हो जाता है और आप 5 साल के बाद आप फिर से विड्रॉ कर सकते हो पूरा पैसा ख़राब नहीं होता। म्यूचुअल फंड में क्या बेनिफिट होता है, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको 1 साल के अंदर अगर निकालो तो 10% का आपको देना पड़ता है, ठीक है। 1% आपको वो देना पड़ता है, क्या कहते हैं, पेनल्टी देनी पड़ती है, ठीक है। अगर 10 लाख है तो 10,000 रुपये की पेनल्टी पड़ती है। अगर नहीं 1 साल के बाद उसमें फ़ंड आप कभी भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि फंड मैनेजर यहाँ भी मैनेज कर रहा है, फंड मैनेजर यहाँ भी मैनेज कर रहा है, पर यहाँ आप फंड चेंज कर सकते हो तो 3 दिन में पैसा आप पा सकते हो अगर ज़रूरत है तो। पर यहाँ पर लोग पैनिक क्यों होते हैं, म्यूचुअल फंड में वो रिस्क क्यों बुलाता है, क्योंकि वो 5 साल के लिए बाउंडेड नहीं होते, तो वो पैनिक हो जाते हैं कि यार मार्केट गिर गई, पैसा निकालो। उल्टा है, फाइनेंशियल प्लानिंग में कभी भी सोचिएगा, कभी भी अगर प्लानिंग कर रहे हो तो 5 से 10 साल की प्लानिंग करो, उससे पहले करो ही मत। अगर तुरंत चाह रहे हो तो कभी मत करो, अगर नॉलेज नहीं है तो, बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मिनिमम 5 साल, 10 से 15 साल मानो कुछ भी। क्योंकि शेयर मार्केट अगर देखेंगे तो 10,000 शेयर मार्केट था 2008 में, पैंडेमिक आया, वो सब ग्लोबल शटडाउन हुआ था, फिर 2012 में रिलायंस डूबी है, फिर शटडाउन हुआ है, 2016 में मोदी साहब लेके आ गए थे शटडाउन, फिर अभी कोविड आया, फिर भी मार्केट गिरा, लेकिन 10,000 की मार्केट आज 61,000 है। जिसने उस समय पैसा लगाया हुआ था और पैनिक नहीं हुआ था, उसका पैसा 61 टाइम बढ़ा है। तो मार्केट अभी ये फिर 2 लाख भी जाएगी। क्यों, मार्केट गिरेगी बढ़ेगी, लेकिन आपको पैनिक ना होकर उसको छोड़े रहना है अगर ज़रूरत नहीं है तो।
लॉन्ग टर्म में वो 5 साल में वो 2 रेपिटेशन देखती है, एक डाउन और एक अप का रेपिटेशन देख के पैसे को मैनेज कर लेती है। ये होता है 5 साल मिनिमम रखने का फ़ायदा। तो कुछ चीज़ें समझ में आई अब तक में, कुछ वैल्यूबल लग रहा है इस सेशन का। ज़्यादा वो है रिटर्न ओवरऑल देखा जाए सालों में अब गया। गोल्ड क्यों था पहले समझिएगा, लोग गोल्ड और प्रॉपर्टी का अंतर बता देता हूँ। पहले क्या था कि अर्बन से तुम्हारी सिटीज़ डेवलप हो रही थी ना, गांव से सिटीज़ डेवलप हो रही थी, रेट इंक्रीज़ हो रहे थे, तो आपको था कि हर किसी को घर भी चाहिए था और इन्वेस्टमेंट हो गया था, क्योंकि घर चाहिए था सबको, डिमांड ज़्यादा थी, तो लोगों ने 4-5 ले लिया, अब लैंड बेच दी, तो वो उसको कंप्लीट कर दिया, पैसा हो बन गया। अब क्या है आपके पास, क्योंकि सबके पास घर है, सब कुछ है, सबके पास सब चीज़ें हैं, तो अब डिमांड घर की नहीं है, फ्लैट्स बन गए, फ्लैट की डिमांड बीच में उठी थी, डाउन हो गई। सेम गोल्ड में, गोल्ड था क्या, पहले लोगों के पास कोई बैंक थोड़ी ना होती थी, या तो गोल्ड घर में जितना खरीद लो गोल्ड। अगर मैं अपने पुरानी की बात करूं तो मेरे दादाजी छोटे पे वो भी चले गए थे, तो मेरी दादी जी ने जो शादी करी थी अपनी बुआओं की, वो गोल्ड को सेल करके की थी, क्योंकि पूरे गांव में सबसे ज़्यादा गोल्ड उनके पास था उस समय के हिसाब से। तो गोल्ड का ये वैल्यू। तो दूसरा तो था आप लोग गाय जानते हैं ना, गाय जानवर, गाय भैंस, तो ये भी इन्वेस्टमेंट होते थे। जिस घर में 5-6 गाय होती थी, एक गाय पे निकलने पे 20-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये मिलते थे। ये भी एक इन्वेस्टमेंट पार्ट था कि आपके पास इतनी गाय हैं, जब ज़रूरत पड़ी तो एक गाय को बेच दिया, पैसा आ गया, या भैंस को बेच दिया, पैसा तुरंत मिल गया, क्विट। तो ये उस समय के बैंक के ना होने के ये तरीके होते थे जो आपके आपातकालीन बुरे कंडीशन में आपको हेल्प करते थे। तो ये उस समय के इन्वेस्टमेंट थे। अब उस चीज़ को कंटिन्यू करना बेवकूफ़ी है। 52 पे चल रहा है गोल्ड का, क्या मतलब है? 3 बार सोलर ज्वेलर के पास चले जाओ, पैसा गोल्ड उसका हो जाएगा। 3 बार अगर उसके बाद चला गया ना वो गोल्ड, तो वो उसका है, फिर आप सिर्फ लेके घूम रहे हो खाली। एक्चुअली आजकल यही वो जो था ना फेथ था गोल्ड में लेने का, तो फेथ कम सा हो गया, और ये ट्रेंड मुझे लगता है प्लस अब जैसे है कि अब 18 कैरेट है, ये सब दीज आर लाइक नॉट द सेम वे, मतलब 22 कैरेट वाले 18 देखिए 22 कैरेट 91% हो गया, 18 कैरेट 71% हो गया। इन्वेस्टमेंट। आप पेमेंट 100% देते हो। हाँ, दैट्स ट्रू। ये अब अगर आप उसे वही अच्छे डिस्कशन कर लो ना, कोई भी आपको ज्वेलरी अब कहानी पूरी नहीं बताएगा। सॉलिड पीला वाला जो गोल्ड होता था वो तो मिलता नहीं है। नहीं मैम, अभी भी वो ले सकती हैं आप, चॉकलेट्स और वो से हाँ, नहीं चॉकलेट, छोटी छोटी चॉकलेट्स आती हैं, वो भी ले सकते हो, कैडबरी। ये फैक्ट है। सर्वेश की बात बिल्कुल सही है। गिवन अ चॉइस यू वुड लाइक टू गो पिक अप अ पीस ऑफ। पहले ये बताओ, ये सेशन में कुछ पर्सनल सेशन अभी ख़त्म हुआ है, बिजनेस सेशन बचा है, आधे घंटे में वो भी निपट जाएगा। तो अभी इसमें कुछ फ्रूटफुल लगा कि कोई ऐसी कुछ बेनिफिट रहा कि नहीं, कि सिर्फ हाँ हाँ जैसे आप बता रहे हो ना, कोई पैसे मांगे अगर, हाँ तो उसको बिल्कुल मत दो, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। हाँ तो मान लो कोई मांग रहा होगा, कोई फ्रेंड, भैया कुछ 2-4 लाख रुपए पैसे चाहिए, हेल्प कर दो, उसको देंगे हम तो रिलेशन खराब हो जाएगा। नहीं देंगे तो भी खराब हो जाएगा। रुक जाओ, उसका तरीका बता रहे हैं। उसको दिलाने क्या तरीका है, मतलब फिर? देखो, पैसे खुद देना चाहते हो, तरीका है, साहब हैं एडवोकेट, एक एग्रीमेंट कराओ। जब आप बिजनेस करने का, पैसा लेने का डिसीजन ले सकते हो, देने का डिसीजन ले सकते हो, दोनों तरफ से कमिटमेंट हो सकती है, तो एग्रीमेंट में साइन करने की नहीं हो सकती। एग्रीमेंट क्या होता है भाई इसमें? जैसे आप जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पॉइंट्स है वो नोट करके ईमेल भी डाल दो मेरे ख्याल से। नहीं, ईमेल में है ईमेल का, लेकिन आपको मैं बता दूं, पहले एक केस बता दूं, क्योंकि मेरा डूबा हुआ पैसा है, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ। मैं 15 लाख रुपए डुबा चुका हूँ, इंटरनेशनल रिडेम्पशन में हम 15 लाख रुपए डुबा चुका हूँ छोटी सी उम्र में, ठीक है, छोटे से उसमें जो बच्चा कमाया था ज़िंदगी में, और उसके बाद जो एक लोन लिए बैठा हूँ, जो होम लोन, वो जो डूबा हुआ है वो अलग है, क्योंकि बिल्डर है नहीं, मोदी जी का डिसीजन की वजह से बिल्डर सारे भग गए थे, सबका सब जेल में हो गए थे उस समय, सारे एनसीआर में सारे डूब गए थे। आपका जेपी ने ख़त्म किया, उसके बाद आपका आमपाली ने करप्ट कर दिया, सुपर टेक ने अपने आप को करप्ट घोषित कर दिया, बचा कौन था? नहीं, मैं मोदी जी को गाली नहीं, डिसीजन बोल रहा हूँ। हाँ, मैं डिसीजन दे रहा हूँ, मैं डिसीजन की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी गालियाँ किसी कैफे का नाम देखिए, ये यहाँ रिकॉर्ड है, ये एडिट कर देना थोड़ा सा। डिसीजन बोल रहा हूँ, मोदी जी का डिसीजन नहीं, तो मोदी जी का डिसीजन बोल रहा हूँ यार। अरे सर, एक चीज बताऊं, ये डिसीजन लेना भी सिर्फ मोदी जी की हिम्मत ही थी।
कोई और ले नहीं सकता था। चॉइस भी देखिए, द नेम ऑफ द कैफे कह रहा हूँ ये डिसीजन भी ये सब ये कैमरे में अच्छा ठीक है भैया, आपने गलत ट्रैप पे दे दिया, जय हो ठीक है। तो नहीं तो मैं आज भी बोलता हूँ कि डिसीजन लेने का हक सिर्फ यही ले सकते थे, कोई ले भी नहीं सकता था। बिकॉज 2-3 बार पहले भी ये प्रपोजल्स आए थे पर वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये रीज़न था। अभी आपको मैंने आंसर दिया कि एग्रीमेंट जब पैसा देना है तो जब लेने का देने का सिक्योरिटी लोन का नहीं, उसमें एक चीज़ और होता है, लाइबिलिटी बन जाती है। चैलेंज इज इन द कोड। चीजें हैं जो फीस आप मुझे देंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या सेशन इनका आप दूसरा मैं बता देता हूँ, जब अगर पैसा किसी को देते हो आप, तो उस केस में आप अगर लीगल उसमें जाते हो नोटिस में, तो सिर्फ आपको 15 दिन की जेल होती है, बाकी कुछ नहीं होता है, वो वापस आ जाता है, इतना एग्रीमेंट कराने के बाद 15 दिन की जेल चाहिए। है ना। जो मेरे संग अभी चेंज हुआ तो अगर प्रॉपर 2 साल तक बेसिकली 2 साल की ना। हाँ तो मतलब बता रहा कि प्रॉपर में जाए, जो मुझे मिला था वो मैं बता रहा हूँ। अभी चेंज होते रहते लॉ, तो बहुत अब तो बहुत चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। जो उसमें गए होंगे हाँ, आपका बिल्डर गया होगा बिल्डर वाला नहीं, पर्सनल अगर लोन दे रहे हो, आप किसी को पैसा दे रहे हो और एग्रीमेंट करा रहे हो, उस केस में वो पैसा ना दे तो आप जो लोग हो तो उसमें क्या है नहीं, अगर क्रिमिनल उस पे जाएंगे तो जेल टर्म ज़्यादा हो सकता हाँ 15 है। हाँ ठीक है, और अगर उसमें दूसरे मेथड से जाओ तो 2 ईयर, लेकिन उसमें 2 साल वाले को थोड़ा पैसा लौटने के भी चांसेस अच्छे हैं। हाँ। तो ये मतलब है कि आप एग्रीमेंट एक मेंटली, एग्रीमेंट भी एक मेंटली प्रेशर होता है कि भाई तुमने कमिटमेंट किया है 6 महीने में, तो 6 महीने में दे दो। पैसा विद इंटरेस्ट मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। कोई आपसे, और इस केस में बता सकता हूँ, अगर कोई आपसे मान लीजिए मार्केट में भी पैसा मांगता है कि आप बिजनेस के तौर पे यार मुझे वो सामान दे दो, मैं तुम्हें 6 महीने में दे दूंगा, वो भी एग्रीमेंट करा लो। रीज़न क्या है कि जब आप कमिटेड कर सकते हो तो लिखने में क्या बुरा है। या तो अगर लिख नहीं रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपने वर्ड्स पे डाउट कर रहे हो। लेकिन थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट पे चलता है। मैम टाइम, मैंने ये क्या कहा कि आपके रिलेशन पुराने हैं तो ट्रस्ट पे चलता आएगा बिजनेस, पर अगर नया बंदा है जो अभी मार्केट में नया उतरा है, अभी उसके बिजनेस का खुद का नहीं पता। वो तो करेंगे, जो पुराने लोग हैं वो तो लॉट ऑफ मैम उसमें भी होता है, आप अभी हमारे साथ अच्छे संबंध हैं, कल आपका बेटा बैठ जाए गद्दी पे, क्या वो मेरे लॉयल रहेगा? ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। तो आप ये चीज़ समझिए। देखो मेरा कहना है कि लॉयल्टी जब रहती है तो वो हर चीज़ पे रहती है, तो वो पेपर पे भी क्वेश्चन पर नहीं उठाएगा क्योंकि आप सही हो गलत नहीं हो, वो भी जानता है सही चीज़ है, तो कभी भी नहीं। बिजनेस में हमेशा बोलता हूँ, बिजनेस में अगर अपने दोस्त को भी बैठा रहे हो या अपने भाई को भी बैठा रहे हो, वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्यों होती है बिजनेस में, डिस्प्यूट्स क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। जब आप डिसीजन ले सकते हो, एक दूसरे के लिए लड़ने मरने की कसम खा सकते हो, तो लिख क्यों नहीं सकते हो? मेरा कहने का मतलब ये, उसमें शर्म किस बात की, उसमें बोलने में शर्म क्यों आ रहा है? आमतौर पे सैफ अभी भी लोग इसी पे ही नहीं, ट्रस्ट का एक लेवल होता है ना। हाँ उसके बाद जाके ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। भाई, आपका अपना भी तो एक लिमिट है, आपकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये सोच रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनीथिंग इज लाइक इंश्योरेंस। मैम आप बिजनेस कर रहे हैं। अब आपसे मैं काम कराता हूँ जैसे हर्ष को है, तो वो 2-4-5 में पे ही हो जाती है। मैम की लिमिट होती है। अभी अगर आपने कोई अभी आपने मान लो जो नहीं भी दी तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसको उतने पैसे का, तो उतना। अब मैंने क्या कहा कि एक शर्त भी है कि आप अगर किसी को देते हो तो अगर उनको ना मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप गम खा सको, तो इतना आप दे सकते हो। मतलब इतना मैम ये आई थिंक नाउ वी गॉट दिस स्टार्ट। मैम हम 15 लाख डुबा के बैठे हैं ना, वो गम ही खाए हैं, और वो भी खास खास दोस्तों में गम खाए हैं। एक्सपीरियंस है, इसमें 2 कंडीशन भी होती है। हाँ एक, या तो आप ओनर के साथ डायरेक्ट डील कर रहे हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं जहां ओनर नहीं है, लोग आपसे डील कर रहे हैं। वो लोग नहीं है, वहाँ कल पर तो एग्रीमेंट चाहिए ही होता है। कल लोग ना ये रहे, डील कर रहे हैं और ये कल को नहीं रहे, पोस्ट बदल गई, कल जॉब चली गई, कहाँ जाके ढूंढेंगे? ये तो तो हमें वर्क ऑर्डर चाहिए होता है। हाँ लेकिन जब ओनर सामने होता है तो फिर कई बार ऐसा होता है कि धोखा भी हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं अब करते। कोई क्वेश्चंस पर्सनल से, फिर मैं अगले पे। इंश्योरेंस वाला क्लियर हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लोग उसको इसलिए नहीं कराते क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस स्विच टू बिजनेस नाउ। हाँ, तो ये सब इसलिए मस्ट है, और नॉलेज पूरी लो, क्योंकि हम जब कार्ड लेते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम नॉलेज नहीं लेते। उसको बैठा के पूछो क्या क्या दे रहे हो, किसी को दिक्कत हो तो हमसे भी पूछ सकता है। म्यूचुअल वो फंड तो का भी सिर्फ क्या, ये बताते हैं म्यूचुअल फंड का एवरेज क्या रेट अलाउंस तो मिलेगा इतने देखो सर 10 से 15%, उसमें भी 3 तरीके होते हैं। हायर कितने उसमें जा रहे हो, जिसमें नहीं, हायर रिस्क में
18-20% भी। हाँ, अगर एवरेज जा रहे हो तो 10 से 12, अगर डेप्ट और इक्विटी का मैं एवरेज ले रहा हूँ तो 10 से 12% भी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नए यूथ को हमेशा गारंटेड प्लान लेना चाहिए, और थोड़ा सा बढ़ा हो जाए पैसे जब आ जाए तो वो म्यूचुअल परसेंट में कुछ परसेंट लगा, दोनों चीज़ें करनी चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए। 20% अगर आप लगा रहे हो उसमें, मैं कहता है गारंटेड में, तो 30% लगाओ उसमें, क्योंकि 20% आपको गारंटेड को कवर कर लेगा, क्योंकि आपको अर्जेंसी तो नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड तभी है कि वो पैसा भूल जाओ लगाने के बाद, अर्जेंसी में निकालना पड़ जाए तो लॉस दे जाएगा। अब कोई और क्वेश्चन सर आपका क्लियर? अभी तो ये फर्स्ट सेशन है ना, तो इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। नहीं कोई नहीं, मैं तो बहुत ओपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी मैं। उसका क्वेश्चन in the middle ना थोड़ा जेनरिक होता है, कुछ चीजें लाइक एक्चुअली थॉट प्रोवोकिंग, बट या जैसे आपने कैटेगराइज कर दिया तो यस आई नीड टू गो एंड चेक हमारा है तो 100%, लेकिन वो क्या है पता हमारे नहीं, बढ़ाना घटाना स्विच करना सब हमसे पूछ सकते हो। जो बात इसने शिवेन ने कही है ना, यू हैव कैश और अ हेल्थ इंश्योरेंस, वी बीन थ्रू अ रॉ डील आवरसेल्व्स, एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट वी नीड टू हैव बोथ. You never know what works when. So just became a little cautious after that, and that's why I said, I was very clear. I said this is a chunk of money that I need to have with me for any adversity. It can happen at any time. So बाकी तो आपका अब एक benefit और बताओ। everything else is taken care by my husband. Right. Takes care of it. मैं एक बेनिफिट और बताऊँ, 25 लाख क्यों बोलता हूँ मैं, अगर बाय द वे 4 साल आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, वो 1 करोड़ हो गया। वो 1 करोड़ इट्स इनफ कि आपको कभी भी मेडिकल कंडीशन में 1 करोड़ से ऊपर नहीं ज़रूरत पड़ेगी, मतलब किसी उसमें, तो आपका ऑटोमेटिक 4 साल में सेम प्रीमियम में वो 1 करोड़ हो गया। तो अब आपका वो भी तो बढ़ गया कि अगर आपको कभी ज़्यादा पैसे की भी जरूरत पड़ गई तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने हायर साइड ऑलरेडी लिया था सेम 14-15 हज़ार रुपये के, 20 हज़ार जो एज के हिसाब से होता है, मैं हायर साइड लेके चल रहा हूँ, तो 15-16 हज़ार रुपये में आप सेफ हो उतने अमाउंट का। मैंने अपनी मम्मी का भी कराया 61 ईयर्स में, मैं आपको बता दूँ कि पहले कभी भी नहीं करती थी, सारी कंपनियों ने मना किया, एक कंपनी, क्योंकि उनको फाइलेरिया की प्रॉब्लम है, और फाइलेरिया उनको आप देख के बता नहीं सकते फाइलेरिया है, इतना उन्होंने टेक केयर किया हुआ है पिछले 24 सालों में। लेकिन हमने शो कर दिया, क्योंकि रीज़न क्या है कि कल डॉक्टर ने लिख दिया कि कोई प्रॉब्लम भी है, फाइलेरिया भी है इनको और कुछ है, तो वो हमें पैसा ही नहीं देंगे। तो फ़ायदा क्या कि झूठ बता के आज 2-4 हज़ार रुपये बचा लूँ, कल अगर इमरजेंसी में मुझे पैसे की जरूरत होगी तब कहाँ से आएगा, क्योंकि हमने आज प्रीमियम के लिए थोड़ा ना पैसा भरा है, वो तो उनकी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ने पर मिलने के लिए। तो अब सारी कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के, केयर ने मेरा किया, 10 लाख दिया, उसमें भी उन्होंने कई सारी कंडीशन डाल दी, को पेमेंट से लेकर सब कुछ। पर हाँ, एक रिलैक्स है कि ठीक है कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ तो पैसा है, क्योंकि मैं ही अपनी फैमिली की टेक केयर करने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं पैसा तो मेरा ही लगेगा ना, मुझे ही मैनेज करना है ना। तो भैया नहीं कर पाया तो इससे बेटर है कि आज कुछ कर लेता हूँ उनके लिए, कुछ छोटा झेल लूँ। देखो सच्चाई है ये, दोस्तों कोई नहीं, क्योंकि अब वो 61 साल में इतना फिट है, लेकिन ज़रूरत तो नहीं पता ना, अब तो एज भी वैसी आ रही है। अब बिजनेस उसमें आते हैं, अरे खा लेंगे यार, खाने के लिए अब बिजनेस फाइनेंस है। हाँ, बिजनेस फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, क्योंकि बिजनेस में सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर सेल्स को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए बिजनेस फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस फाइनेंस की नॉलेज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीए, आप जब सीए के पास जाते हो ना, तो कभी भी आपको क्लियरिटी नहीं देता है ना। अब बिजनेस हाँ भैया एसी चला दो थोड़ा सा। हाँ, तो अब बिजनेस फाइनेंस में क्या होता है, ठीक बिजनेस फाइनेंस में क्या होता है कि जब आप कभी भी अपने फाइनेंसेस होते हो, आप सीए के भरोसे होते हो, सीए को दे दिया बैलेंस शीट, अब वो बना रहा है बैठ के, पीएलएन सब कुछ वही कर रहा है। और कभी भी सीए आपको क्लैरिटी बैठा के समझाता है कि आपकी उसमें ये चीज़ें प्रॉब्लम है, वो आपको एक फॉर्म भर देगा, भैया इसको भर के मुझे दे दो, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं पता ये पैसा कहाँ से आया, ये तुमने बुक में चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, ये सब चीज़ें बोल के वो आपको कभी भी चीज़ें नहीं बताता, क्योंकि उसकी सर्विस अगर आपको सीख जाओगे तो पैसा काहे के दोगे। सही बात है, वो तो मैं ही है। हाँ, अभी चेयर की बात करूँ तो 100% चेयर थोड़ी ना बताएंगे, थोड़ी बहुत रोकेंगे, क्योंकि हम फिर पूछेंगे क्यों। करेक्ट। ये एक हर बिजनेस का स्टैटिक्स होता है,
जैसा कि फाइनेंस का होता है वैसे ही इसमें भी। तो अब सीए आपको पूरी गारंटी नहीं देगा, आपको कोई भी विजिबिलिटी नहीं है आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितने लोग, अब आपका तो प्योर बिजनेस है अभी रिटेल में, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपना प्रॉफिट हर महीने चेक करते हो कितना होता है? रुक जा, मैं अभी आप यहाँ अगर ढंग से सुन लिया तो आपको कह रहा हूँ, अगर यहाँ ढंग से सुन लिया बिना किसी उसके डिस्टर्ब के, तो मैं इतना गारंटी कह सकता हूँ, इतने चीज़ समझ लोगे कि आप अपना जाके गणित लगाने लग जाओगे। ये मैं इतना, ठीक है। तो दूसरा चीज़, प्रॉफिट और कैश फ्लो का किसी को भी नहीं पता क्या है, कैश फ्लो में क्या चल रहा है, क्या इंक्रीज होना है, क्या डिक्रीज होना है, कुछ नहीं। आई थिंक आप तीन ही लोग हो, क्योंकि बाकी लोग तो हमारी तरह वो हैं, वो सर्विस बिजनेस वाले। हाँ सर्विस हम लोग हैं, हाँ आप भी सर्विस बिजनेस में हो, पर फिर भी आपका थोड़ा ठीक है। अब आप राइट में, अगर आप लोग राइट मैन पावर सेलेक्ट करना टफ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, तो राइट मैन पावर हायर कैसे करना है, क्या चीज़ें देखनी है, और आपका सबसे बड़ी चीज़ होती है बिजनेस का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन बिजनेस को लेके जाना है, कैसे डिसाइड करोगे। अगर फाइनेंसेस नहीं होंगे हाथ में तो कैसे करोगे? गले में पैसा भी तो होना चाहिए ना, तभी तो कुछ नया करना है। हाउ टू रिव्यू और कंपेयर, जब भैया गले में पैसा हो तभी तो रिव्यू करोगे, कैसे रिव्यू और क्या कंपेयर करना है ना। हाँ कमाए कैसे ये बताओ, फाइनेंस बढ़ाना कैसे? तो फाइनेंस बढ़ाने के लिए सेल्स आइए ना, बैठिए ना, सेल्स का हम एक टैक्टिक्स पूरा बताएंगे बैठ के। सर्वेश भी, you will have to engage the services only there. शिविर भी वही करेंगे। मतलब सेशन ही मिल ले रहा हूँ ना, क्या कर रहे हैं? सेशन में होता तो फिर तो हमने कब बना के, हम तो सबसे कहते हैं। नहीं सेल्स देखो, मेरे सेशंस वो होंगे जो थोड़ा सा थॉटिकल भी होंगे। मैं सोची थी तुम सेल्स ही बता रहे हो। मैं सेल्स बताऊंगा तो मैं तो सच बता दूं, उस दिन मन कर रहा था बैठ के आधे घंटा थोड़ा सेल्स को, क्योंकि मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि कोल्ड कॉल कैसे क्या करना, तो मेरे मन का यार हाँ मुझे, क्योंकि उन्होंने जो बताया था वो सिर्फ बताया था अपना एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस 35 उनका 20-30 साल का एक्सपीरियंस लेने जाएँ, कहाँ लेने जाएँ, नया बिजनेसमैन कहाँ लेगा, उनके पास तो एक बिजनेस मिला हुआ था, तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस ले लिया, पर जिसने स्टार्ट किया वो कहाँ से लाएगा। तो मैं उसके ऊपर बोलने वाला था, लेकिन फिर मैंने कहा यार नहीं, ख़राब हो जाएगा, फिर बदनामी भी हो जाएगी। आप अब चलिए अब इस पर बात में करेंगे, कभी हम बोलिएगा तो मैं जूम पे भी ले लूँगा, सेल्स में मैं एक्सपर्ट हूँ सेशन लेने में। हाँ नहीं, फाइनेंस में भी अच्छा। 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर अ बिजनेस फाइनेंस, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीए आपको गाइड नहीं करेगा जो मैं करने जा रहा हूँ, नॉन सीए, ठीक है। बैलेंस शीट जन्म कुंडली है आपकी, क्या बुक हो रहा है, क्या लग रहा है, कहाँ से डेट उठाया है, कैसे उठाया, इसमें 2 चीज़ें बेसिकली देखी जाती है। एक हो गया आपका एसेट पार्ट, एक हो गया लायबिलिटीज़। एसेट में आपने कितना पैसा लगाया है अपना, कितना पैसा आपके पास उसमें है, रिजर्व में है कंपनी को खर्च होने के लिए, और कितना पैसा आपने मार्केट्स में कितने % पे लोन उठाया है, किस बैंक से उठाया। एसेट्स में कि भाई ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। एसेट का मतलब है कि अगर इतना पैसा आपका लायबिलिटीज़ है तो इसके इक्वलेंट आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सेल करके इसे कवर किया जा सके अगर कभी बिजनेस में लॉस हो, जैसे घर हो गया, आपका होटल हो गया, फैक्ट्री हो गई, ये सब चीज़ें आपकी उसमें एसेट्स में आती हैं। हर बिजनेसमैन क्या करता है, आपने नोटिस किया होगा, अंबानी जी ने यह एंटीला खड़ा कर दिया, वो बेसिकली उसको टैक्स बचाने के लिए उन्होंने एंटीला वो खड़ा किया, वो उनकी वर्थ हो गई। आप कल बैंक से 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ लेंगे, उसको अगर कभी नहीं दे पाए तो उसको सेल करके दे सकते हैं। बैंक भी इसी एसेट के बेस पे उनको लोन दे रही है। क्या आप एडवाइस करते हो, जैसे किसी सब एडवाइस करता हूँ सर, मैं बताऊँगा। किसी का अगर हो 10 करोड़ की, तो क्या वो 5 करोड़ पे उस प्रॉपर्टी की बेस पे मार्केट से उठा के म्यूचुअल फंड में लगाए? मैं बता दूँगा, सब बताऊँगा सर, आओ मेरे पर्सनल लो, आपके लिए तो फ्री है वैसे भी। हाँ वेट, तो हाँ, तो रीज़न यही है कि बैलेंस शीट सिर्फ 2 चीज़ों पे होती है, एसेट और लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ के अंदर आपका ये भी आता है कि कॉर्पोरेट टैक्स और सारी चीज़ें आती हैं, ये आगे आके कन्वर्ट होती है। मैं बताऊंगा प्रॉफिट कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे कटेगा, ठीक है, ये पहला ज्ञान आज आपको मिलेगा। प्रॉफिट और लॉस, सेकंड होता है पीएनएल। पीएनएल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हो, वीकली भी चेक कर सकते हो, मंथली भी चेक कर सकते हो, 3 महीने में भी। और मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक बिजनेसमैन को 3 महीने का एक गोल बनाना चाहिए, क्योंकि 1 महीने में ज़रूरी नहीं पूरा हो जाए। 3 महीने का गोल बनाना चाहिए, उस गोल को
चेकआउट करते रहना चाहिए। हर 3 महीने में आपको अपना P&L चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है कि कितना आपने खर्चा किया, कितना आया, कैसे आया और क्या क्या चीज़ें उसके बीच में आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। हर 3 महीने का गोल लेके चलेंगे तो देखो आप नोटिस क्या होगा, एक एनुअल रिपोर्ट भी आती है। जितनी भी बड़ी कंपनियां एक एनुअल रिपोर्ट लाती है, जो छोटी कंपनियां होती हैं वो एनुअल रिपोर्ट 1 साल में एक बार करती हैं। पर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनका हर 3 महीने पर स्टेटमेंट मांगा जाता है। बैंक हर 3 महीने का टारगेट क्यों देती है? बैंक में जो लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको 3-3 महीने क्वार्टर का टारगेट मिलता है ना, वो इसी वजह से होता है कि वो अपना एनालिसिस करती रहती है और हर 3 महीने में लिस्ट, अगर जैसे एक्सिस बैंक है वो लिस्टेड है तो वो हर 3 महीने में उसको अपना देना है, बैलेंस शीट फाइल करनी है। तो हाँ, तो इसलिए करना होता है क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस और टारगेटेड 3-3 महीने के इसी वजह से होते हैं उनके। क्योंकि एक ओनर का काम क्या होता है, एक ओनर का मेन काम है कि जो आपने रेवेन्यू लगाया है उसको ROI पे वर्क करना। ठीक है, क्या होता है ROI? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमको समझ में आ गया था, आपका दिमाग वही घूम रहा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे बढ़ा है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्ट हमेशा एक ओनर का काम सिर्फ ये है। जो टीम मेंबर है उसका काम है टर्नओवर पर। क्यों? क्योंकि उसको ओवरऑल टर्नओवर के ऊपर प्रॉफिट आना है, इंसेंटिव से लेके एवरीथिंग। उसका काम टर्नओवर को कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे ग्रो अप करना है। लेकिन एक ओनर का काम है कैसे, जो आपने ROI कैसे आएगी वो उस पर फोकस करेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। तीसरा होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो है बैलेंस शीट और P&L, इन दोनों का फ्यूज़न, इनसे ही बनता है कैश फ्लो। कि कितना डिक्रीज़ हो रहा है अमाउंट, कितना क्रेडिट हो रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो कितना पैसा है कि आगे के लिए अगर मार्केटिंग में खर्चा करना है, सेल्स में खर्चा करना है, नई फैक्ट्री डालनी है, नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे एंजल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो अपना ये चेक करते हैं, कैश फ्लो मेंटेन करते हैं। कैश फ्लो के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेशियो एनालिसिस हर बिजनेस में। ये छोटा बिजनेसमैन अगर ये कर रहा होगा ना तो उसके बिजनेस को 3 साल 4 साल में जो बन जाता है नहीं, वो इसी वजह से बन जाता है क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर वो फोकस करते हैं। ओनर का काम होता है सिर्फ डेटा के ऊपर, ROI पे फोकस करना, इन डेटाओं पे। उसका काम सेल्स के अंदर घुस के नहीं है, ऑपरेशंस के अंदर नहीं घुसना है। ऑपरेशन में अगर वो घुस गया तो कभी बिजनेस, वो फिर अपने बिजनेस का वो सेल्फ एम्प्लॉय बन गया है ना। तो जैसे डेप्ट रिलेटेड आपको रेशियो चेक करना है कि आपके पास कितना डेप्ट है, हर 3 महीने वो डेप्ट कैसा जा रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका लिक्विडिटी को भी आपको मेंटेन करना है कि भाई आपके पास कितना लिक्विडिटी मेंटेन है। आज इतना पैसा यहाँ से लगा तो जिसको कैसे कवर करना है, ये जो पैसा यहाँ पे लगा है तो वो कितना मेंटेन कर रहा है। क्योंकि धंधे में अगर पैसा है तो ही आगे सोच पाओगे, आगे कुछ नया कर पाओगे, धंधे को नए लेवल पर लेके जा पाओगे। पर अगर आपके पास लिक्विडिटी ही नहीं है मेंटेन तो कैसे होगा। डेप्ट का मतलब होता है कि सप्लायर के, अब लिक्विडिटी में ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपका सप्लायर है, अब बहुत सारे स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सुनो नहीं रुकना, ये गलत है, लेकिन करते हैं। स्मार्ट लोग वो होते हैं जो अपना पैसा नहीं लगाते, वो क्या करते हैं, वो सप्लायर से सामान लिया, इधर कस्टमर को भेज दिया, जब कस्टमर से पैसा आएगा तब सप्लायर को दे दिया। फिर इसके बीच में क्या होता है, अगर छोटा बिजनेसमैन है, कहीं ट्रैप में फंस गया, पैसा अटक गया तो उसे माल देना बंद कर देता है, तो उसे फिर जेब से लगाना पड़ता है सामान को रोकने। तो इस ट्रैप पे ना जाएं। ठीक है, ये आप को बताना चाहना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती क्या है, एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा इसको। एक भाई साहब थे मदन लाल जी। ठीक है, हम बैठे हुए थे, हाँ हम बैठे हुए थे तो मदन लाल जी आए, कहते हैं कि भैया, उनके पास 9 शोरूम्स थे। यार मैंने कहा कैसा चल रहा है बिज़नेस? यार क्या बिज़नेस चल रहा है यार, एक कार में 7-8 लाख की कार बेचता हूँ तो 2000 का प्रॉफिट होता है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने देखो नॉलेज होगी तो आप क्या करते हो, राइट क्वेश्चनिंग। नॉलेज हमेशा राइट क्वेश्चनिंग की जरूरत होती है। तो उससे आप, मैंने बोला अच्छा ये जो 7-8 लाख रुपए की कार है, इसका पैसा तुमने क्या कैश लिया है? नहीं बैंक से लिया है। मैंने कहा तुम महीने में कितनी बेच देते हो? 300 कारें बेच देता हूँ। कहता यार इसके अलावा भी तो खर्चा होता है यार, ऑफिस स्टाफ है, 9 स्टोर्स बना रखे, रेंट है, सब कुछ है, दुनिया भर की चीज़ें। मैंने कहा भाई ये सारा खर्चा तुमने बैंक से लिया है, तुम्हें प्रॉफिट पूरा मिला के कार से 2000 रुपये बच रहा है। अगर 300 कार बेच रहे हो, 300 इंटू एक महीने का निकाल लो 2000, 6 लाख रुपये तो तुमको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बच रहे हैं। प्लस अच्छा तुम सर्विस भी करते हो? हाँ सर्विस भी करता हूँ। तो मैंने सर्विस करने में कितनी कारें कर लेते हो? 450 कारें।
तो मैंने कहा भाई जो तुमने सर्विस किया, ये सर्विस से तो तुम्हारा पूरा तो जो इसका खर्चा था इस ऑफिस का, वो तो तुमने सर्विस से ही निकाल लिया सारा खर्चा। सेम जगह पे एक ही आउटलेट में एक ही मेंबर है, तो उसका तो कुछ जेब से नहीं। मैंने तो तुम्हारा ना लगाया, अठन्नी ना लगाया चवन्नी, और तुमको 6 लाख रुपए जेब में बैठ रहे हो। क्यों? तुमने बैंक से पैसा लिया, बैंक को दिया, बैंक को तुम एक कार पे 1200 रुपये दे रहे हो इंटर, और उसको काटने के बाद भी 2000 बचा रहे हो। तो तुमने अपना तो पैसा यूज़ ही नहीं किया, तुम तो बैठे बैठे कमा रहे हो और तो भी रो रहे हो। चाइना में कभी जानते हो सस्ता माल क्यों बचता है? कभी सोचा आपने? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट होता है। क्यों स्मार्ट होते हैं? एक इंडस्ट्री को लगाया, मशीन कॉस्ट एक बार लगी, एक बार एम्प्लॉय लगे, एक बार रेंट लगा, सब कुछ लगा, उन्होंने उस प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा दिया। सेम उस पर अगर आप एक टी शर्ट बना रहे हो, 10,000 पीस बनाओगे 5 रुपये लग रहा है, 1 लाख पीस बनाओगे तो कितना होगा? 3 रुपये लगेंगे। पर अगर आपने 10 लाख पीस बना दिया तो 1 रुपये से कम में कॉस्ट आ जाएगी। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में वो प्रोडक्शन बढ़ा दिया, सेल्स बढ़ा दी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो सेम ही रही ना, वो कॉस्ट तो मल्टीप्लाई नहीं होगी ना। भाई साहब कॉस्ट सेम रहेगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की। आपकी दुकान की कॉस्ट तो सेम है ना। अब आप जो सामान है, सामानी की तो कॉस्ट लग रही है आपको, आपका एम्प्लॉय तो सेम है ना। अब उसके अगर आपने उसके वो इन्वेंट्री को बढ़ा दिया, आपकी इन्वेंट्री आप चेक करते हो कैसे करती है? साल में कितनी बार इन्वेंट्री होती है सामान में, कितनी? आप इसके लिए भी तरीका होता है कि अगर मान लीजिए 10 लाख का सामान आपने सेल बेचा, आपके पास अगर कैश के बिजनेस में नहीं हो, अगर 2.5 लाख रुपए आ रहा है आपके पास, तो मतलब 7.5 करीब 7.5 लाख रुपए आपके मार्केट में है ना। 2.5 लाख को डिवाइड कर लो कहते हैं उससे 10 लाख से, तो साल में कितना हुआ? 4 बार में आपका पैसा आ रहा है, 4 बार में इन्वेंट्री आपकी घूम रही है। तो इस इन्वेंट्री को फास्ट कर दो, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सेम सैलरी तो उतने ही बंदे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो उतना ही है ना आपका, लाइट उतनी ही जाएगी ना। अगर मैं इसको एग्जांपल लूँ, इसका सेटअप बनाने में एक बार जो कॉस्ट लगनी थी लग चुकी है, पर अगर इसमें कस्टमर बढ़ वन टाइम हो गया, और हर महीने की फिक्स कॉस्ट है इनके पास, ऑपरेशन कॉस्ट जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। पर इस वर्किंग कैपिटल को अगर को मल्टीप्लाई करना है तो इनको कस्टमर बढ़ाना है। सर यही सबसे बड़ा चैलेंज है। सर यही चीज़ तो है कि इसको बढ़ाने के लिए चैलेंज है, तो इसको भी मैं इजी कर देता हूँ ना। खुद से करोगे सब कुछ नहीं कर पाओगे। सपोर्ट लोग कहते हैं ना, मैंने कुछ दिन मैंने एक व्यक्ति से एक चीज़ सीखी थी, और ये सीखी किसी से, मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखता हूँ जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो अभी एक मामा अर्थ की हैं अलग ने बोला कि मैं जब उतरी थी तो मैं अपने बच्चे के लिए उतरी थी, क्योंकि उसके कॉस्मेटिक बच्चे पर असर नहीं कर रही थी लोकल का। जब उसने बाहर से कॉस्मेटिक कराई तो वो असर कर रही थी। सेम प्रॉब्लम उसके दोस्तों के साथ भी थी। तो कहते मैं अपने बच्चे की वजह से मैं उतरी मार्केट में, और जब मैं उतरी तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उन्हें कोई ऐसा नहीं था कि विवेक बिंदा जी उनके लिए गाइड करने आए थे या कोई और ट्रेनर आके उनको सिखा गया था। जब आप मार्केट में उतरते हो तो सीखते खुद ही हो। तो उसने एक चीज़ बोली थी कि मैंने शुरू में अपने आप करती गई। एक समय ऐसा है कि जब मुझे बाहर जाना पड़ा तो मेरे बच्चे की टेक केयर नहीं हो रही थी। मेरे पापा मम्मी कभी सपोर्ट नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे। लेकिन जब मैं एक बार फंस गई तो मैंने मजबूर में उनसे बोला कि मम्मी आज तुम इसको हैंडल कर लो। और आपको बिलीव नहीं होगा, उस दिन मेरा रूडनेस टूटी कि मेरे पापा मम्मी ने इतना मुझे सपोर्ट किया, उस बच्चे को इतना सब कुछ इतना केयरिंग हुआ कि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मतलब वो मेरा बच्चा मेरे बगैर है। और उस दिन से मुझे समझ में आया कि हम अपनी हेल्प की नेचर ही नहीं है हमारे अंदर, हम मांगते ही नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं भैया की बात कर लूँ तो अगर इनको पत्ते भी खेलना होता तो लिख देता है कार्ड्स खेलना है, दिवाली में आ जाओ। कहने का मतलब है कि ये फील कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा और फील कर रहा है तो साथ में हैंग आउट कर ले, कि हम दोनों मिलके बोरिंग लाइफ को थोड़ी देर के लिए इंजॉयफुल कर लो। हाँ है ना। हाँ अब काम की बात आ जाए तो उन्होंने वो भी लिख दे कि भैया ब्लड चाहिए, तो लोग तैयार हो गए। अगर ये लिखते ना, खुद से लगे रहते तो क्या अरेंज हो पाते। और आपने जिस बंदे को मना किया था ना, साथ वाला जो गया था मेरा लिया था, उसका मना कर दिया था ना, उसका ब्लड में कुछ दिन पहले दूसरे को देख के आ रहा हूँ, दिलवा के आ रहा हूँ, उसमें हेल्प हो गई। जिसको आपने मना कर दिया, मैंने कहा था ले लो एक्स्ट्रा करना है, क्यों एक्स्ट्रा लें जब हमारे पास 2 हो गए तुम क्यों एक्स्ट्रा लें। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, हम सपोर्ट नहीं लेते, आपके सारे फ्रेंड्स तैयार हैं। हम लोग कहते हैं ना हमें कोई नहीं करना, क्योंकि हम खुद से सब लगे पड़े हैं मैनेज करने में, खुद से लगे।
खुद से मतलब को जहाँ जरूरत पड़ रही किसी से कोई भी आपका फ्रेंड कह दो, गारंटेड है कोई आपको मना कर दे। नहीं करते, नहीं आई मीन सर हेल्पिंग एक वो उसमें होती है अंदर में कुछ कोई, लोग तो एकदम आउट ऑफ वे जाके हेल्प करते बिल्कुल हैं। जैसे मैंने ट्रेडमार्क का एग्जांपल दिया था, हाँ। इट वाजंट लाइक देयर वाज सो मेनी गुड पीपल टू हेल्प इन द प्रोसेस। अब मैं इसके साथ में एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूँ, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है। हाँ, जैसे कि अगर आपने पढ़ा सुना होगा कि आईआईटी में पढ़ो तो इतना बड़ा पैकेज मिल जाता है, अगर आईएम पढ़ो तो इतना बड़ा पैकेज मिल जाता है, इस सब में क्यों ट्राई कर रहे हैं? उसका मेन रीज़न आपको पता क्या है? बताइए क्या रीज़न है? आईआईटी से लोग इतना अच्छा पैसा क्यों कमा लेते हैं, पैकेज क्यों कमा लेते हैं? पूरा पूरा वो क्या? बिकॉज़ उनका It's थॉट a whole प्रोसेस package. इज वेरी डिफरेंट। चलो सेकेंड, पहला आपका थॉट प्रोसेस, सेकेंड सर आप बताएं, थॉट प्रोसेस सर आप बताएं, मैम आप बताएं। उनके साथ ही उनको ऊपर लेके आते हैं। दैट्स द मेन रीज़न ऑफ कम्युनिटी। एक्चुअली रहता क्या कि एलुमिनाई, जो एलुमिनाई मीट होती है ना, अगर आप एक वहाँ के एलुमिनीज क्या होते हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी उसमें कुछ है, अगर आपका मेल गया और आपने लिख दिया ना नीचे कि मैं आईआईटीएन हूँ, आपका मेल का रिस्पांस आएगा, क्योंकि वो आईआईटीएन वहाँ बैठा हुआ है, उसमें अपने से फील करता है कि ये मेरा उसका है। वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। अगर आप कहीं, अब इनकी शॉप पे अगर मैं जाऊँ, मैं इन्हें कभी नहीं मिला, जैसे मनीष भैया आप आए, क्या आपको फील आया कि यहाँ पे पहली बार सब लोग मिल रहे हैं? कि उसका रीज़न क्या था? क्योंकि आप इन्फिनिटी के पार्ट थे। आप हमारे साथ आए तो सब इन्फिनिटी वाला एक कल्चर है, सब इंडिविजुअल में अपने अपना नेचर है सबका, पर यहाँ आए तो सब अपना जो पर्सनल नेचर है वो छोड़ के इस नेचर में आ गया। इट्स कॉल्ड कम्युनिटी। आईएम में सारे लोग बिजनेस या उसके हैं, उन्होंने कहीं भी एलुमनी में मिले, नंबर ले लिया जाके, सर मेरे को जॉब चाहिए, अच्छा तो हाँ अरे आईएम से, चलो कौन सा ईयर का, इस ईयर का पासवर्ड, ठीक 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 आ जाओ, आपको तुरंत आपको ऑफर आएगा। तो वो कम्युनिटी आपको क्या करती है आईआईटी की, And handhold you when you're not तो वो कम्युनिटी। So that is आप पुलिस वाला देख लीजिए, पुलिस वाला देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डॉक्टर आईएएस देख लीजिए, आईएएस देख लीजिए, किस बैच के हो? पहला क्वेश्चन, एवरीबडी नो एवरीवन। बस एक इंजीनियर्स में नहीं है क्योंकि सारे गली गली इंजीनियर हो रहे हैं कहाँ तक ट्रैक। तो ये या इंजीनियर्स में भी है। अरे मतलब जस्ट किडिंग है, अरे एक किडिंग कर रहे हैं, सीएस में जैसे होता है कि वो एक कम्युनिटी का मतलब यही होता है Right. कि आप एक कम्युनिटी के अंदर आके आप उस कम्युनिटी बढ़ा रही है। एक्चुअली आपके अंदर पोटेंशियल तो है ही है, तभी तो आप आईएम पहुँचे, आईआईटी पहुँचे, बट उस चीज़ को शार्पनेस कौन दे रहा है ना? तो ये एक चीज़ थी जो मैंने कम्युनिटी बीच में, ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक था, लेकिन क्योंकि बात उठी थी तो ये मेरे जहन में था तो बोलना था। तो अब आती है बात प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, कितने टाइप के प्रॉफिट होता है? आप तो बिजनेस में हो, हम सबसे पुराने बिजनेसमैन आप ही हो, आप या ये दो में से एक ही हो सकता है भाई। हम तो हम दोनों नहीं, हम लोग जॉब वाले लोग थे, हम लोग जॉब वाले थे, नहीं हम तो जॉब वाले थे इसलिए। हाँ तो अब आप बताओ। ये हमसे ज़्यादा सीनियर है, ये बताइए। कितने टाइप के प्रॉफिट? हाँ आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट तो चेक करते होगे ना भाई, ओनर हो, क्या क्या चेक करते हो? बहुत टाइप प्रॉफिट होता है। एक होती है रेंटल इनकम, एक होती है कमीशन वाली। बस रहने दो, आएंगे बताएंगे फिर। देखो सिंपल बता दूँ, रेवेन्यू तो सब समझते हैं, जो पैसा आ रहा है, एक टोटी है, नल से पानी से गल्ला, उसमें आता है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इससे सेल्स प्रॉफिट ही होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद आता है EBIDTA। EBIDTA इसका मतलब होता है, ये टर्म है CA की, बीटा, हाँ एबिटा, हाँ ये टर्म है CS के, मतलब अर्न बिफोर इंटरेस्ट, थोड़ा सा मुझे भी पढ़ना पड़ता है, डिप्रिसिएशन टैक्स अमाउंटेशन। हाँ ये होता है इसके अंदर ये मतलब देखो सेल्स हुआ ग्रॉस। अब मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में समझा देता हूँ। सेल्स हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जो सेल्स हुआ, ठीक, उसमें से सप्लायर, वेंडर, ऑपरेशन कॉस्ट को ऑपरेशन भी बोलते हैं, ऑपरेशन प्रॉफिट। ऑपरेशन कॉस्ट जो आपका सैलरी वैली और जितना आपका सब गया, ऑपरेशन कॉस्ट सारी माइनस हो गई तो आपका EBITDA बन गया, ठीक। EBITDA से आपका डिप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होता है? एसेट, जो आपने दिखाया एसेट शो किया ना कि मेरे इतने बंगले, इतने वो सब कुछ हैं, उनकी कॉस्ट जोड़ी जाती है कि भैया 10 करोड़ का है। अब 10 करोड़ का पर ईयर 10% 15% लेस होता है, तो डिप्रेशन कॉस्ट लेस कर दी गई तो क्या बन गया? EBITDA का मतलब है अर्न बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है। इसके बाद इसमें से इंटरेस्ट हट गया। इंटरेस्ट क्या होता है?
जो या तो लोन जो बैंक से लोन लिया हुआ था वो इंटरेस्ट आपका हट गया, ठीक है, बैंक से जो लोन लिया था इंटरेस्ट था ना वो इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया, पी बीटा। पी बीटा का मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मैं आपको सीए लैंग्वेज बताऊँ, ये सीए लैंग्वेज है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद इसमें क्या होता है, टैक्स जाता है। टैक्स कौन जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो 35% लगता है। बहुत टैक्स है। 35% टैक्स हटाने के बाद आपके पास क्या बस PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और डिविडेंड किस पे मिलता है, जो आप अपना पैसा लगाते हो ना, ओवरऑल प्रॉफिट पे कभी भी डिविडेंड नहीं मिलता। डिविडेंड मिलता है हमेशा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर 1% आधा % डिविडेंड दिया जाता है, जो आप देखते हो। तो ये एक रीज़न होता है। तो ये प्रॉफिट की चीज़ें हैं। एंड इसके बाद अगर इन सब चीज़ों को मैनेज करो, सब 3 चीज़ें चेक करनी है। बैलेंस शीट, PL आप हफ्ते में चेक कर लो, डेली चेक कर सकते हो PL। तीसरा हो गया आपका कहते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो से पैसा आपको मालूम पड़ेगा कि आपके अकाउंट में पैसा कितना बच रहा है सब खर्चा होने के बाद, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। अगर सही चीज़ कर लिए तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, अपनी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो इससे फ़ायदा क्या होगा फाइनेंस में, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आपका मैनेज हो जाएगा। आपका नेगोशिएशन जो वेंडर के साथ कॉस्टिंग होती है ना, अबे 30 दिन में नहीं 40 दिन में ले लो, होता है ना आपके यहाँ की भाई क्रेडिट होता है कि 1 महीने क्रेडिट है, 30 दिन का 40 दिन का, वो उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हो कि मैं इतने दिन तक उधार ले सकता हूँ आपसे। दूसरा हुआ इंक्रीज़ और डिक्रीज़, जो आपने उधार लिया उसको आप कम कर ज़्यादा कर सकते हो, है ना, क्योंकि अगर आपके पास कैश फ्लो का सही डेटा रहेगा, सही रहेगा, तभी तो आप उसको चीज़ें को मैनेज करना सीखोगे, करोगे मैनेज। उसके बाद प्लान ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट इन सच हायरिंग, मार्केटिंग, एक्सपेंडिशन, सब चीज़ों के ऊपर जाओगे। अगर आपको मालूम होगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना प्रॉफिट का पैसा है, तो ही तो जाओगे। अगर यही पता चलेगा कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो ना तो प्रॉफिट पता, फिर सोचना यार पैसा दो अगर हायर कर ले तो इसका पैसा कहाँ जाएगा। मैम मुश्किल नहीं है, ये प्रैक्टिस में नहीं, ये खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 2 मिनट का काम है, खुद से। क्योंकि आप बड़े लेवल, देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है, बड़े लेवल पे। इनके लेवल पे प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि इनके 10 जगह पैसे फंसे पड़े होंगे, तो इनके लेवल अब जैसे ऐसा नहीं होता नहीं। अभी छोटे बिजनेस में क्या मतलब है कि आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो। एवरीथिंग इज नॉट लाइक कि पहली तारीख को सब कुछ हो जाता है ना। आप बेनिफिट ऑफ बिजनेस में मैनेज और कंट्रोल, आपका बिजनेस आपके हाथ में होता है। अगर आपने ये चीज़ें कर ली और ये अगर सीए भी रखा है तो सीए से ये चीज़ें क्लियरिटी ली। नॉलेज हमेशा क्लियरिटी के लिए है। आप सीए से मांगो मुझे ये चीज़ बताओ, ये बना के देगा, पैसे किस बात के ले रहे हो, मुझे ये चीज़ें चाहिए। आप ही जब क्लियरिटी आएगी तो आपका कंट्रोल और मैनेजिंग आपके हाथ में होगी बिजनेस। अब मैम बिजनेस बड़ा करना, करोड़ों में करना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद कंपेयर योर नहीं आपका नहीं, जिसकी थिंकिंग है भाई फाइनेंस तो उसको गाइड किया। कंपेयर योर बिजनेस विद कॉम्पिटिटर ने 10 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है सेम चीज़ें, तो मुझे 5% का प्रॉफिट क्यों हो रहा है। या तो मेरे ऑपरेशन में कहीं प्रॉब्लम हो रही है भाई। अगर मान लीजिए मैं ज्ञान दूँ और अमूल वाला है, अमूल वाला उसी सेम चीज़ को बेच के 15% 10% का प्रॉफिट झेल रहा है, 15% का प्रॉफिट ले रहा है, तो मेरा 10% क्यों हो रहा है। मेरा 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है, पर अगर मेरा 5% और वो 15 हो रहा है तो उसका मतलब कुछ तो ह्यूज गैस है। तो आप अपने कॉम्पिटिटर से लड़ सकते हो, मतलब कंपैरिजन कर सकते हो कितना की गैप क्यों आ रहा है। आप आइडेंटिफाई गैप कर सकते हो और उसको रिसॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप फोरकास्ट, बिजनेस का फोरकास्ट फ्यूचर देख सकते हो कि मुझे इस बिज़नेस को अब कहाँ करना है, किस लेवल पे पहुँचाना है, क्या चीज़ें देखनी है। क्योंकि आपका जो प्रीवियस होगा उसी से तो आपका बनेगा, करंट से ही तो प्रीवियस करंट से आपका फ्यूचर बनता है। तो आप फ्यूचर के गोल्स बना सकते हो कि अगर मुझे इसी बिज़नेस में कहाँ तक पहुँचाना है, या इसके से पैसा जो निकाल भी रहा हूँ अगर मेरे पास सारा क्लियर रहेगा तो पैसा निकाल के मैं किसी अदर जगह पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्लियरिटी के साथ। तो ये क्लियरिटी आप खुद नहीं करते हो, चाय ज़रूरी नहीं आप बनाओ, पर आप टेस्ट पी के बता देते हो ना कि भैया इसमें ये कमी है। जैसे मैम बताती कॉफ़ी इनको हर जगह समझ नहीं आती, क्योंकि इनको कॉफ़ी मैंने पहली बार सुना था कि पतीला गर्म करके फिर कॉफ़ी डाल के, या आज तक बता भी नहीं पाता हूँ मैं किसी को तो वो चीज़ खुद थोड़ी ना बनवाती भी है ना, लेकिन बता देती है ना टेस्ट से क्या है। तो भैया यहाँ खुद नहीं करना, लेकिन इन चीज़ों की नॉलेज होगी तो कम से कम सही करेक्ट क्वेश्चन पूछ पाएंगे। म्यूचुअल फंड और
फाइनेंस वाले होते हैं तो वो ऐसी चीजें बता देते हैं कि आप समझ ही नहीं आएगा, तो वो उसको आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, तो आपको क्या करोगे, आप उससे करेक्ट क्वेश्चन पुट अप करोगे तो सही चीज़ निकलेगी और आप उस पर फोकस कर पाओगे। और अकाउंट सीए में बहुत बड़ा अंतर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अकाउंट के लिए आप बीकॉम के बच्चे को भी हायर कर सकते हो, किसी टैली एक्सपर्ट को भी रख सकते हो, एनी ग्रेजुएट चल जाएगा, कुछ भी, कोई आप खुद भी मैनेज कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फाइनेंस के लिए आपको सीए का सपोर्ट चाहिए होगा, या कोई जिसने एमबीए किया है फाइनेंस से वो सपोर्ट है। तो मैम सीए तो आजकल की डेट में बहुत सस्ते में आपको काम करते हैं, बस उनके साथ आप बैठ जाओ, बहुत बहुत सस्ते में करते हैं। वो आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे तो उनकी फीस बढ़ेगी, वो आपके साथ बैठ के आपका सिनेरियो बना सकते हैं। कंसल्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है, मेरा क्लास फेलो है, हम लोग इसी बिज़नेस के थ्रू ही मिले। मैंने उसको 1-2 क्लाइंट ऐसे, मतलब मेरे ही बिज़नेस से रिलेटेड क्लाइंट दे दिए मैंने। मेरा सारा चीज़ वो ऐसे, एक दिन मैंने ऐसे कर दिया, मेरा यार मतलब मैंने ITR भरा था, वो ITR मेरा एक्चुअली नहीं आता क्योंकि TDS कटता है, तो ITR नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने से क्यों कर दिया भाई, पैसा ना लगे, कहीं ना कहीं होता है। तो वो चीज़ें हैं, मैं हमेशा एग्जाम्पल अपने से बताता हूँ क्योंकि गलतियाँ मैं करता हूँ ज़्यादा, फिर सीखता हूँ। तो मैंने फिर उसको कहा, भेजा मैंने, यार ये कुछ वो आया, रिटर्न में आया मेल, उसने क्या कहा, अच्छा ठीक है भेजो। मैंने पैसे, मतलब अभी छोड़ना, तेरे से क्या पैसे लेंगे, तू घर का है, सब कुछ स्ट्रक्चर करके सब कुछ दे दिया। मैंने फिर कंपनी फॉर्म करी, मैंने फ़ोन किया, यार वो कंपनी फॉर्म करने का था, तू मुझे ये डॉक्यूमेंट भेज, मैं वो हो जाएगा। मैंने उससे ज़बरदस्ती पैसे दिए, सीए है, जबकि मुझे पता है वो भी प्रैक्टिसर है क्योंकि अभी नई एज है। तो मैंने कहा भाई इतनी फ़ीस ले ले कि जो से तेरा खर्चा ख़राब ना हो, तुमको रेंट भी देना है, ऑफिस का सब कुछ देना है, ये दोस्ती यारी चलेगी, हम बिज़नेस के बाहर खाते पीते हैं सब कुछ, उसमें हम कर लेंगे दोस्ती यारी, कहीं घूमने फिरने जाएंगे उसमें कर लेंगे, लेकिन बिज़नेस में मत करो। ठीक है तुम मुझसे औरों से 1-2 रुपये कम ले लो, लेकिन लो ज़रूर। मैंने उसको भेजा। तो होता है कि दोस्ती यार, बिज़नेस कभी दोस्ती यारी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप एक दिन लॉस झेलोगे, 2 दिन झेलोगे, तीसरे दिन आप उससे अलग हो जाओगे। तो उससे फ़ायदा क्या है कि डायरेक्टली क्लियर बोल के कर लो। हाँ, तो ये चीज़ है। बाकी शिवेंद्र सिंह, ओनर ऑफ वेल्थ क्रिएटर एंड पार्टनर ऑफ बड़ा बिजनेस एंड कंसल्टिंग पार्टनर ऑफ बड़ा बिजनेस। I think because he was giving examples, you know, that connection was very, very great. तो ये छोटा सा है। Very nice, very Very nice. nice. अब क्वेश्चंस कोई फाइनेंस बिजनेस में, गारंटी है हेल्प कर दूंगा। हाँ, ये मेरा मेन वो उसने कंसर्न करवाई थी ना, हर्ष ने करवाई थी। आज के टाइम में मेन कंसर्न जो वो यही है कि अब लगता है कि देयर शुड बी मोर ऑटोमेटिक इनकम। Right. ऑटोमेटिक इनकम, बैठिए इतने तरीके बता दूंगा कि, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। मैंने पहले बोला टाइम का मतलब है ड्यूरेशन उस इनकम को बनने में। कभी भी एक बात याद रखिएगा, 3 चीज़ें, कभी भी लाइफ में बस शॉर्टकट मत कीजिएगा, पहले 3 चीज़ों पे फोकस कर लीजिएगा। बट तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे ज़्यादा है। पहला हाँ, इसलिए बोलो क्योंकि यूथ है, अब ये कमाना स्टार्ट किया है, तो इनको पैसों की वैल्यू पता होनी चाहिए, आगे जाके खर्चे बहुत होते हैं होंगे। तो हाँ।